ये तो लिखूंगी, बड़ा लिख दूंगी ब्लैक में। ठीक है, तो अभी तक जो भी बात हुई, हम चाय के लिए गए उससे पहले, उसमें कोई भी मुद्दा, कोई विचार आया हो, है ना, उस पे थोड़ी रिफ्लेक्ट करके कोई बात करनी है, कोई सवाल है, उस पे कर लेते हैं बात। विचार कहाँ पे आया था? शरीर में आया था, जीवन में आया था? इतना तो कंफर्म हो गया ना कि विचार जीवन में आता है, शरीर में नहीं आता है। चलो ये ठीक है, एक उपलब्धि हो गई। और ब्रेन और जीवन अलग अलग है, ये हो पाया कि नहीं हो पाया? ठीक है, ओके, चलो। तो कोई मुद्दा, कोई सवाल उसमें से? शेयरिंग समझ में आया कुछ? आगे जो मुद्दा है, हम फिर क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जीवन में क्या क्रियाएं होती है उस पर बात करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है कि शरीर और जीवन अलग अलग है, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग है, फिर हम उसको कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे पूरा करेंगे, यहाँ तक हम लोग आए थे। मुझे लगता है इस पे ध्यान गया ही होगा, और एक बार फिर से मैं कह देती हूँ कि जीवन की आवश्यकताएं है, उसको पूरा करने का कार्यक्रम अलग है, शरीर की आवश्यकताएं है, उसका कार्यक्रम पूरा करने का कार्यक्रम अलग है। ये दोनों की आवश्यकताएं जो है, कोई शरीर की मात्रात्मक है और जीवन की जो है वो निरंतर है। तो उस अर्थ में फिर अभी हम ये समझते हैं कि अभी, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जीवन विद्या, अर्थात ये जो जीवन है जो हम सभी मानवों में है, उसको हम कैसे समझे। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये समझदारी के अर्थ में है ज्यादातर, है ना, क्योंकि जो समृद्धि वाला पक्ष है उस पे अभी परंपरा में काम हो चुका है, उससे ज्यादा की बहुत आवश्यकता नहीं है उसमें। उसको ठीक कैसे किया जाए, वो ठीक करने की विधि जो है वो समझदारी से आएगी। तो वो नियमों को पहचानने से होगा, प्रकृति के नियमों को पहचानने से। तो वो बात हम धीरे धीरे करेंगे। तो बेसिकली अभी हम अगर ये देख पाते हैं कि हमको समझना आवश्यक है ना, ये हमारी आवश्यकता है, और बिना समझे हम अपना जो लक्ष्य है या अपना जो धर्म है, सुख धर्म, उसको नहीं पा सकते। ये जो हमारा आवश्यकता है कि हम निरंतर सुखी हो जाए, वो तभी हो पाएगा जब हम समझकर और फिर समझदारी पूर्वक जीते हैं। ठीक है, तो यहां तक एक ब्रीफ में। और कोई मुद्दा है, कोई सवाल है? हाँ, एक मिनट ना, एक ले लेना। परिवार में समृद्धि परिवार स्तर पे है, समृद्धि जो है। हाँ। तो और समाधान जो है वो मानव के लिए है। हाँ। तो क्या समृद्धि समाधान के बिना संभव है? मतलब क्या समृद्धि हो गई पर समाधान नहीं हुआ, ऐसा होता है? ठीक है, तो जनरली अगर हम देखते हैं तो अभी भी हम सभी लोग, अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमारा ध्यान तो जाएगा कि सुविधा हमारे पास, सभी के पास बहुत सारी है, पर हम सभी को हम समृद्ध है ऐसा नहीं लगता। कहीं ना कहीं अभाव जो है वो बना हुआ है। तो समृद्धि का अर्थ क्या हुआ कि अभाव से मुक्ति। ये जो अभाव है उससे मुक्ति हो जाना। अभाव की मुक्ति तब हो पाएगी जब हमको पता है कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे परिवार की आवश्यकता क्या है। ये निश्चित तभी होगा जब हम अपने आप को मतलब जीवन और शरीर के रूप में पहचानेंगे। तो उस आधार पे देखेंगे तो पहले समझदारी या अर्थात समाधान, उसके बाद ही हम समृद्धि को प्रमाणित कर सकते हैं। पर कार्यक्रम दोनों के अलग अलग है। पर समृद्धि हुई ये तभी हो पाएगा जब हमको ये अभाव महसूस होता है। परिवार के रूप में हमको पता चलता है कि हमारे पास पर्याप्त से अधिक है। तो ये परिवार में हर इंसान के लिए लागू होगा ना कि हाँ। मतलब एक समझो मेरे समझने से कि हाँ मुझे इतना चाहिए और मेरे पास इतना है, मुझे पता है, तो मैं समृद्ध फील कर पाऊंगी। क्या वो परिवार के लेवल पे ही मतलब क्योंकि सारे लोग, परिवार में तो काफी लोग हैं, ठीक बात है, तो सब लोगों को ये नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है, ठीक तो बात है, तो वो क्या समृद्धि कहलाएगा? परिवार के लेवल पे तो नहीं कहलाएगा ना। हाँ, उसमें फिर दो चीजों पे हम लोग देख सकते हैं। एक तो है
कि व्यक्ति के रूप में अभाव का जो फीलिंग है, जो आप बात कर रहे हो, एक फीलिंग होना कि अभी मेरे पास पर्याप्त है। लेकिन ये जो डिफाइन करना है, मतलब ये मेरे पास जो पर्याप्त है, ये आवश्यकताएं डिफाइन परिवार में ही होगी। जैसे मैं कहती हूं कि जैसे मैंने कहा कि मेरे को 4-10 जोड़ी कपड़ा चाहिए और कुछ खाना चाहिए और कुछ ऐसा ऐसा चाहिए, तो मैंने अपने लिए वो पूरा कर दिया, इसको समृद्धि नहीं कह रहे। समृद्धि तभी होगी जब परिवार की आवश्यकताएं निश्चित होगी। तो उसमें एक पार्ट तो है ही कि सभी की समझ आवश्यक है। दूसरा पार्ट है कि अगर एक व्यक्ति भी अपने आवश्यकताओं को डिफाइन करेगा तो वो परिवार में ही करेगा। परिवार से कम में आवश्यकताएं डिफाइन नहीं होगी। जैसे हमारा बच्चा है, हमको उसको भी पालना है, हमारे माता पिता है, हमको उनको भी रखना है, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी हमको ठीक से रखना है। तो ये सभी को मिला के हमारी आवश्यकताएं डिफाइन हो सकती है। तो वो निश्चित तभी होगी जब हम परिवार के रूप में पहचानेंगे। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं। पर अभी की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति को लगे कि समृद्धि है क्योंकि उसके पास समझदारी भी है या समाधान भी है। लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें तो यही होगा कि परिवार में समृद्धि में सभी लोग समाधानित हैं और फिर परिवार में समृद्धि को फील कर रहे हैं। तो उस अर्थ में देख पाएंगे इसको। और कोई? तो फिर अभी हम जीवन क्रियाओं पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बात मुझे लगता है कि हमने कुछ स्थूल क्रियाओं की बात की, जैसे चलना है, बैठना है, उठना है, जो हम निर्णय पूर्वक क्रियाएं करते हैं, है ना। तो एक कुछ स्थूल क्रियाएं हैं जो हम आंखों से भी देख सकते हैं। अभी जैसे आंखों से देखना है, कान से सुनना है, ये सब शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में हो रही है, पर प्रधानतः जीवन के निर्णय से हो रही है। जैसे हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी का ध्यान पंखे की आवाज पे है तो उसको पंखे का आवाज सुनाई देगा, अगर किसी का ध्यान नहीं है तो उसको नहीं सुनाई देगा। उसका आवाज कान पे तो आ रहा है ना। उसको लेना है या नहीं लेना है, ये जो निर्णय है, या उसको सुनना है या नहीं सुनना है, ये निर्णय हमेशा जीवन में है। तो इस तरीके से सभी स्थूल क्रियाओं में जीवन हमेशा प्रभावित है कि क्या देखना है, क्या सुनना है ना, कैसे बैठना है, सभी चीजों में। तो इसको हम देख सकते हैं कि स्थूल क्रियाओं में जीवन प्रभावी है ना। एक हमने उस पे बात हो गई ऑलरेडी कि जो कुछ शरीर में अपने आप से होने वाली क्रिया है, जैसे पाचन क्रिया है या रक्त संचार की क्रिया है, वो अपने आप हो रही है। उसमें जीवन का थोड़ा बहुत प्रभाव है, पर ज्यादातर वो शरीरगत है ना। दूसरा जो पार्ट है, जो स्थूल क्रिया है, उसमें जीवन के निर्णय पूर्वक ही वो हो रही है ना। अभी जो हम बात करेंगे, अभी ये जो क्रिया है जीवन में होने वाली क्रिया है। इसमें शरीर का प्रभाव हो सकता है, पर उसका जो पूरा निर्णय है वो पूरा जीवन में ही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी शरीर का रोल बहुत नहीं है। अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे हम जीवन क्रियाओं की बात करते हैं, तो जैसे हमारी बात हुई, जैसे हम सभी लोग विचार करते हैं, नहीं करते हैं, है ना, कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या लगता है ना। हम सब में इच्छा है, हम सब में आशा है। तो ये सभी जो चीजें हैं जिसको हम अलग अलग शब्दों से अभी बोल रहे हैं, इसी को हम फिर एक एक चीज को डिफाइन करेंगे कि जीवन में क्या क्या क्रियाएं हो रही है। तो एक तो हाँ, यहां पर तो पहला जो क्रिया है जिसको हम देखेंगे वो है आस्वादन और चयन। वो यहां लिख दो चार्ट, यहां पे उसका वो कर दूंगा, आस्वादन और चयन। ठीक है, आस्वादन का अर्थ क्या है? आस्वादन अर्थात स्वाद लेना, स्वाद लेना है ना, स्वाद लेना। और हमने जो स्वाद लिया उस अर्थ में चयन अर्थात
चुनना। ठीक है, दो क्रियाएं हैं, आस्वादन और चयन। ठीक है, अभी ये हम किस विधि से करते हैं उसको देखेंगे तो हम सभी को, मुझे लगता है हम देख पाएंगे कि हमें ये कैसे हो रही है। तो आस्वादन और चयन हम 3 प्रकार से दिखते हैं हमें। तो पहला है रुचि मूलक। रुचि मूलक आस्वादन। रुचि मूलक अर्थात जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो हमारे 5 इंद्रिय है ना, उससे जो हम आस्वादन लेते हैं, उससे जो हम सुख का आस्वादन लेते हैं। ठीक है, हमने जो खाना खाया, हमने जो शब्द सुने, हमने जो गाना सुना, हमने जो गंध लिया, अलग अलग जो परफ्यूम्स है, ये सभी का जो स्वाद लेना है, ये इसको हमने आस्वादन कहा, रुचि मूलक, है ना। रुचि मूलक यानी इंद्रियों के आधार पे हो रहा है ये। ठीक है, स्पष्ट है सभी को कि इस पे थोड़ी और बात करनी है? बेसिकली हम सभी जो ज्ञानेंद्रियों का जो इस्तेमाल करते हैं वो इस अर्थ में ही करते हैं कि उससे हमको रुचि मूलक आस्वादन हो पाए। जैसे क्या खाना है ना, कहाँ बैठना हमको ठीक लगता है, कौन से कपड़े हमको पहनने हैं, फिर कौन सा परफ्यूम है या कौन सा गंध हमको ठीक लगता है ना। और इन सभी का कुछ कुछ प्रयोजन भी है, ये सभी चीजों का कुछ कुछ प्रयोजन भी है, इसको कैसे क्यों यूज करें। जैसे शब्द का प्रयोजन, उदाहरण के रूप में बोल रही हूँ, शब्द का प्रयोजन ये है कि ज्ञान जो है वो एक दूसरे के तक पहुंच पाए, समझ जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो पाए, इसीलिए शब्द है, ध्वनि है, शब्द है। तो इसका प्रयोजन हम उस तरीके से उसको देख सकते हैं। पर बेसिकली रुचि मूलक आस्वादन अर्थात हम इन सभी इंद्रियों से जो सुखी होते हैं उसको हमने कहा रुचि मूलक आस्वादन। फिर दूसरा है मूल्य मूलक आस्वादन। मूल्य मूलक आस्वादन, मूल्य अर्थात जिसपे हमने बात की थी, मूल्य क्या है? मूल्य विश्वास है, सम्मान है ना, स्नेह है, फिर ममता है। तो ये सभी जो मूल्य है, इनका आस्वादन, इनका स्वाद लेना, इस अर्थ में हमारा पूरा क्रियाकलाप करना, है ना। तो ये हुआ मूल्य मूलक, जिसमें ये मूल्य किसमें है? जैसे एक व्यक्ति में मूल्य है या संबंधों में इन मूल्यों को हम निर्वाह करते हुए दिखते हैं। जैसे ममता मूल्य है, विश्वास मूल्य है, सम्मान मूल्य है ना। परस्परता में हम उसको निर्वाह करते हैं, कोई भी संबंध में, है ना। उस पे और हम गहराई से बात करेंगे ही। तो बेसिकली मूल्य मूलक अर्थात जिसमें हम इन विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन सभी मूल्यों का आस्वादन करते हैं। अभी क्या लगता है कि जैसे हमको जो कुछ चीज खाने के लिए अच्छी लगती है ना, तो उसका आस्वादन जो है वो क्षणिक है। जैसे मैंने रसगुल्ला खाया, उस समय मुझे अच्छा लगा और वो पूरा हो गया। उसी के साथ फिर जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति के साथ हम, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं कि 2 व्यक्ति है हमारे दोस्त, और एक व्यक्ति ने, जैसे वो बात हुई शायद, लेकिन एक व्यक्ति ने खाना तो दिया अच्छे से, लेकिन हमसे बात नहीं की। दूसरे व्यक्ति ने शायद खाना उतना ठीक नहीं दिया होगा, पर हमसे बहुत अच्छे से बात की, हमको अच्छे से रखा, है ना। तो कौन सा वरीय है? किस व्यक्ति के पास हम जाएंगे वापस? ठीक बात है, तो जिसने हमसे अच्छे से बात की वहीं पे हम लोग जाएंगे। तो हम ये देख पाते हैं कि मूल्य जो है उसमें फिर रुचि समा जाती है। मूल्य बड़ी चीज है, उसमें रुचि समा जाती है, और मूल्य का जो सुख है ना, वो जब भी हम याद करते हैं हम सुखी, फिर हमको सुखी लगता है। लेकिन जब हम, जैसे रसगुल्ला खाना है,
उसका जो सुख है वो खाने से ही मिलता है, उसको याद करने से सुख नहीं होता है ना, इसलिए हम बार 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 उसको रिपीट करते हैं। दूसरा ये भी दिखता है कि जैसे रसगुल्ला है समझो, है ना, एक खाया अच्छा लगा, दूसरा खाया थोड़ा ठीक लगा, और 10 खाते खाते तो हम हैरान हो जाते कि अभी नहीं खाना है ना। तो वो जो है वो हमारे में एक तरीके से उसका वो रिएक्शन हो जाता है कि अभी नहीं। तो फिर क्या करते हैं, फिर उसको बदल देते हैं, जैसे खाना बहुत हो गया, अभी कुछ सुनने चले जाते हैं या घूमने चले जाते हैं या ऐसा कुछ। तो ये जो परिवर्तन हम करते रहते हैं अपने पूरे दिन के कार्यक्रमों में, वो इसलिए क्योंकि एक ही चीज में हमको निरंतर सुख नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा ये कर ले, फिर थोड़ा वो कर ले, फिर और कुछ कर ले, ऐसा करके एक क्रम चलता रहता है। इससे हम रुचि मूलक आस्वादन के अर्थ में, सुखी होने के अर्थ में करते हैं। लेकिन मूल्यों में हम देख पाते हैं कि इसमें फिर ये थोड़ा लंबा है। जैसे हम बच्चों के साथ रहते हैं और उदाहरण के रूप में जैसे अपना बेटा है, हम उसको जब अच्छे से रखते हैं, जैसे बेटे का जो खाना है उसको रुचि मूलक लगे उस अर्थ में हम करते हैं, हमारी रुचि उसमें समा जाती है या वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ना, उसको ठीक लगे इसलिए हमारा बहुत सारा आचरण या हमारा बहुत सारी रुचियां हम बदल देते हैं। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि मूल्यों में रुचि फिर समा जाती है, वो छोटी हो जाती है ना। और तीसरा है लक्ष्य मूलक आस्वादन। लक्ष्य मूलक, तो लक्ष्य मूलक में तो हम देख ही पाते हैं, अभी जैसे बात भी हुई थी कि जैसे अभी सभी लोग यहाँ पे जो बैठे बोल रहे हैं अभी 10th में 12th में जो है हमको इतने परसेंटेज मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, उस अर्थ में फिर जब हम लगते हैं उदाहरण के रूप में, तो हमको फिर ये सभी छोड़ देते हैं। हम किस में लगते हैं, पूरा समय हमारा किस में लगता है कि हम अच्छे से हमारा जो लक्ष्य है उसको पाले, अच्छी बड़ी कंपनी बनानी है ये लक्ष्य है, तो बाकी सब छोड़ देते हैं। उसमें खाना पीना कुछ भी मिले ना मिले, है ना, तो उसमें फिर लक्ष्य में फिर ये दोनों भी समा जाता है और लक्ष्य का आस्वादन जो है वो और भी लंबा है ना, वो निरंतरता का हमको झलक मिलती है उसमें। क्यों मिलती है, क्योंकि जब भी हम उसको याद करते हैं तो हम हमेशा सुखी होते हैं, है ना। और अभी अगर हम इस लक्ष्य की बात करें, है ना, ये तो लक्ष्य जो अभी हमने बात की है वो तो ऐसे है जो परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। अगर हमको जो निरंतर हमारा लक्ष्य है उस अर्थ में ही हमारा पूरा आस्वादन है, तो फिर वो निरंतर सुख हम में बना रहता है। ये समझ में आता है क्या हम समाधानित हो गए, हम समृद्धि पूर्वक जी रहे, उस अर्थ में फिर लक्ष्य मूलक आस्वादन में मूल्य मूलक और रुचि मूलक फिर समा जाता है, क्योंकि वो बड़ा सुख हो जाता है। निरंतर सुख में फिर ये चीजें समा जाती है, उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है इसको छोड़ देना है, इतना ही है कि वो समा जाता है, उसकी आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग होता है। रुचि मूलक जो भी हैं चीजें वो तो शरीर के लिए ही है, हाँ, राइट, उसमें से कोई चीज जीवन के लिए नहीं है। रुचि मूलक वाली शरीर के लिए नहीं है, मतलब जीवन के लिए नहीं है। हाँ, ये सभी का उपयोग जो है वो शरीर के लिए होता है, लेकिन उसका सुख जो है वो जीवन भोगता है। जैसे रसगुल्ला खाने से जो पोषण है वो शरीर को मिला, हाँ, या उसका जो समझो गलत भी प्रभाव हुआ तो वो शरीर पे हुआ, लेकिन उसका जो सुख है वो जीवन ने लिया। और ये जो लक्ष्य मूलक जो भी है, हाँ, आस्वादन, इज इट पॉसिबल विदाउट द अदर टू? ये उसमें इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, विदाउट करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हाँ, जो भी लक्ष्य मूलक मेरा गोल फिक्स्ड है, बराबर है, और मैं उसके पर वो शायद शरीर का लक्ष्य हो, नॉट जीवन का। हाँ, पर अभी भी हम, जैसे आप जो सवाल कर रहे हो, मैं जो उसमें से ले पा रही हूँ, तो बेसिकली अभी भी हम देखेंगे कि जो उदाहरण के रूप में जो बड़ा लक्ष्य है ना, जैसे कोई किसी व्यक्ति को
जैसे समझो एक प्लेयर ही है ना, उसको क्या अपने शरीर के फिटनेस को बनाए रखना, उसके लक्ष्य के अर्थ में क्या है कि उसको जो बेस्ट प्लेयर बनना है या जो भी उसका लक्ष्य होगा, तो उस अर्थ में फिर वो अपने रुचियों को तो दबाता ही है ना। वो शरीर के लिए जो ठीक है उसी के अर्थ में फिर वो खाना खाता है, ठीक है। और फिर वो संबंधों में भी या इसमें भी हम देख पाते हैं कि ज्यादातर उसका प्रधान जो ध्यान है वो फिर उस लक्ष्य के अर्थ में होता है, ऐसा देख सकते हैं। लेकिन मतलब बेसिकली उसको कोई सम्मान दे ना दे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका गोल क्लियर है तो उसको उससे दुख सुख कुछ नहीं होगा, उसका सुख कम होता है, मतलब उसका ध्यान उस पे नहीं है, बेसिकली उसका ध्यान फिर लक्ष्य पे ही लगा रहता है। इसमें मूल्य मूलक में जो हम विश्वास और सम्मान की बात कर रहे हैं, तो स्वयं के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति सम्मान जो है वो तो लक्ष्य मूलक मतलब समाधान में आएगा ना। मतलब ये मानव का समाधानित होना, उसी से स्वयं के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति सम्मान ये हम रिलेट करते हैं, तो वो कहाँ आएगा? मतलब ये संबंधों का हो गया मूल्य मूलक। तो बेसिकली इसमें हमको ये देखना है कि जो स्वयं में विश्वास है इसका ही अर्थ हुआ कि समझदारी को पाना, मतलब समझदार होना, यही स्वयं में विश्वास है। तो उस अर्थ में फिर समझदार होना को अगर हम बोलते हैं कि स्वयं में विश्वास, तो फिर वो लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में समझ में आता है। पर वो समाधानित जो व्यक्ति है वो हमेशा हर संबंध में विश्वास पूर्वक जिएगा, है ना, सम्मान पूर्वक जिएगा। तो उस अर्थ में हम उसको देख सकते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए, निरंतरता में पूरा करने के लिए समझदारी का पूरा होना आवश्यक है, उससे कम में नहीं हो पाएगा। पर अभी भी हमको झलक मिलती रहती है मूल्यों की, है ना। जैसे एक माता है अपने बेटे को जब बड़ा करती है तो उसको ममता का कहीं ना कहीं एक झलक मिलता रहता है ना। हाँ, ये संबंध मूल्य मूलक में आ गया ना। अगर ऐसा है कि लक्ष्य मूलक पे ध्यान है, आस्वादन जो मेरा है, और उसमें मेरा ध्यान जो है वो लक्ष्य पे है कि मैं खुद में समाधानित हो जाऊं, बिल्कुल, और स्वयं के प्रति विश्वास बन जाए और स्वयं की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो बोलते हैं वो बन जाए, तो वो मूल्य, मतलब फिर मेरा रिलेशन से क्या रिस्पेक्ट मिल रहा है या सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस पे ज्यादा फोकस नहीं जाता है ना, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। ओके, मतलब हाँ, समझ में आ गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे नहीं मिलने से आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो लक्ष्य के अर्थ में बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो मूल्य मूलक आस्वादन की बात है, उसमें दोनों तरीके से आस्वादन होता है। एक है जो हमने निर्वाह किया, दूसरा है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो निर्वाह किया, ठीक है। तो क्योंकि हम समझदारी के अर्थ में जब हम जीने जाते हैं तो हमारे तरफ से जो निर्वाह है वो हमेशा बना हुआ है, तो उसका सुख हमेशा बना हुआ है। फिर सामने वाले व्यक्ति से हमारी क्या अपेक्षा है उसको हम आगे और देखेंगे जैसे हम संबंधों को खोलेंगे, तो है ना। पर फिर उसमें ऐसा दिखता है कि समझदारी को पाना या समझदार हो जाना सामने वाला व्यक्ति, उस अर्थ में हम लगते हैं, क्योंकि वो समझदार होगा तब वो मूल्यों का निर्वाह करेगा। ठीक है। और कोई, क्या हम लोग देख पाते हैं कि हम में ऐसा आस्वादन या स्वाद लेना जो है, चखना या जो सुखी होना है, ऐसा हो रहा है हम में हमेशा? क्या हम सभी लोग देख पाते हैं? क्या हम देख पाते हैं कि हम एक कोई रुचि से दूसरे रुचि में या जो मूल्य है उसमें हम कैसे स्वाद ले रहे हैं? ध्यान जाता है सबका? क्या हम रिलेट कर पाते हैं इसको? क्या लगता है सबको? तो ये जो बेसिकली आस्वादन और चयन, ये जो स्वाद लेना है या जो सुखी होना है उससे,
तो ये क्रियाएं जो है वो जीवन के जिस अंग में होता है उसको कहते हैं मन। उसको कहते हैं मन। तो ये तो नाम हुआ, शब्द हुआ मन। तो इसीलिए फिर हम ये भी देख पाते हैं कि मनोरंजन के जो भी अभी के साधन है, तो बेसिकली इस मन को जो रंजित करता है इसी का आस्वादन होता है। हाँ, नहीं, जीवन का एक अंग है जिसका नाम है मन, उसमें ये दो क्रियाएं होती है। हाँ, मन एंड कॉन्शियस। इंग्लिश में जिसको कॉन्शियस बोलते हैं, कॉन्शियस, उसमें है ना, हमको डिफाइन करना पड़ेगा। आप कॉन्शियसनेस को किस अर्थ में देखते हो, पहले इसको बताइए। मुझे किसी ने बोला नहीं था झूठ बोलना खराब है। हाँ, पहली बार बोला तो प्रोसेस फील होती है, अच्छा नहीं किया। हाँ, इनर वॉइस। हाँ ना, तो इनर, हाँ, ऐसी वास्तविकता है जो आपको बता रही है कि ये सही या गलत। अल्टीमेटली सही गलत की पहचान जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है, जीवन में हो रही है, जो बता रहा है कि ये सही है, ये गलत है ना। हमको किसी ने बताया नहीं कि सही गलत, पर अंदर से कहीं से इंट्यूशन हुआ, ऐसा आपका कहना है। हाँ, तो अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी उसको ऐसा रखते हैं अभी के लिए कि वो जीवन में कहीं हो रहा है। जीवन में हो रहा है। वो जीवन में कहाँ एग्जैक्ट किस पॉइंट पे हो रहा है, पिन पॉइंटली हम उसको बोल सके यहां से हुआ है ना। ये हो तो रहा है जीवन में, ये फिक्स हो गया। कहां पे घटित हो रहा है, जीवन में, शरीर में नहीं हो रहा है। शरीर नहीं बता रहा है कि ये गलत हुआ। झूठ बोला तो जो बुरा लगा वो किसको लगा, वो किसको लगा, कहां पे लगा, आस्वादन हुआ। हमने कुछ गलत किया है ना। जीवन को अगर देखेंगे, जीवन क्रिया को अगर हमने देखा तो हमने इतना ही देखा कि जीवन क्रिया जो है उसमें कुछ क्रियाएं हो रही है जो निरंतर है ना। कुछ क्रियाएं हो ही रही है, अभी भी हो रही है, पहले भी हो रही थी, बाद में भी होगी, निरंतर है। निरंतर जीवन में क्रियाएं हो रही है, अलग अलग जगह पे हो रही है जीवन में, है ना। क्यों हो रही है, क्योंकि हम उसको देख पाते हैं, इसमें और इसमें कुछ भिन्नता है। जैसे हाथ है और पैर, उसमें भिन्नता है कि नहीं है तो शरीर ही। और हाथ का काम पैर कर सकता है क्या, आंख का काम नाक कर सकता है क्या। तो वैसे ही जीवन में जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग स्तर पे हो रही, और इस क्रिया को हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे आस्वादन करके कोई एक क्रिया हो रही, अब ये नाम दिया है आस्वादन, इसको हम अपने साथ देखते हैं कि हमारे अंदर हम जो भी ये 5 चीजें लिखी है शब्द से, हम कुछ सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। हम कुछ सुनते हैं, हमको बुरा लगता है कि नहीं लगता है। बंद करो इसको। हम स्वाद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, शब्दों का स्वाद हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अभी की लाइफ में आपको क्या लगता है ना। 2 लोग बैठे हैं, कोई बजा रहा है कुछ, अरे ये बकवास है, बंद करो, वो वाला लगाओ। ये स्वाद कौन ले रहा है, शरीर ले या जीवन ले रहा है, जीवन ले रहा है। वैसे ही कुछ ऐसे छूते हैं तो अच्छा लगता है ना। और ये चीजें हमेशा हम देखेंगे तो बदलती भी रहती है। कभी कुछ चीजें अच्छी लगती है छूने में, कुछ नहीं लगती। वैसे ही कुछ कभी खाना अच्छा लगता है, आज मीठा खाने का मन है, आज खट्टा खाने का मन है। तो ये सारे जो मन है, हम जो बोलते हैं ये खाने का मन है, तो जिस भाग में, जिस जीवन के जिस भाग में ये सब हो रहा है, उस भाग को हम नाम दे रहे हैं कि इस भाग का नाम है मन। वस्तु के रूप में ये हो रहा है, उसको हमने नाम दिया कि ये मन में हो रहा है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं नाम तो देना पड़ेगा ना। ये यहां हो रहा है, ये वहां हो रहा है, इसको हमने हाथ नाम दिया, इसको पैर नाम दिया। वैसे ही जीवन में जो भी क्रियाएं हो रही है उसको हम नाम दे रहे हैं, पर ये क्रियाएं हमारे साथ हो रही है। मूल बात यह है कि हम में जो क्रियाएं हो रही है उसको हम देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। हम शब्द के जो आस्वादन, शब्द का जो स्वाद लेते हैं, उनको पता चल रहा है कि नहीं ले रहा है। हम अभी भी लाइफ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। किसी का आवाज हमको बहुत अच्छा लगता है, फलाने फलाने सिंगर का आवाज बहुत अच्छा लगता है, कर्णप्रिय है ना, वो आस्वादन है, उसका स्वाद लेते हैं हम। तो खाली जीभ से स्वाद नहीं ले रहे हम, स्वाद जो है वो शब्दों से, कान से भी ले रहे हैं, छूकर भी ले रहे हैं,
स्पर्श से, रूप से ले रहे हैं, कुछ देखना बहुत अच्छा लगता है, आज पहाड़ देखने का मन है, समंदर देखने का मन है ना। तो ये जो मन है, ये जो स्वाद ले रहे हैं हम देखने का, रूप का, आहा हा, क्या क्या बढ़िया बनाया है, बढ़िया घर है, ये जो स्वाद लेना है आंखों से, वो जो स्वाद हो रहा है वो रूप से हो रहा है। वैसा ही खाने में अलग अलग जो 6 रस है, 6 रस है, खट्टा है, तीखा है, इसका भी हम स्वाद ले रहे हैं। ये स्वाद कहां ले रहे हैं? जीभ ने कुछ मीठा पहचाना, उसकी पहचान हुई, और वो स्वाद कहां लिया गया? एक तो है जो स्वाद जो शरीर में गया, वो शरीर के लिए अच्छा भी हो बुरा भी हो उसको छोड़ देते हैं, पर वो स्वाद लिया किसने? वो जो 2 हमने वास्तविकता लिखी, शरीर और जीवन, तो वो स्वाद लिया किसने? तो स्वाद जो लिया वो जीवन ने लिया, और जो स्वाद जो जीवन ने लिया वो जीवन में मन करके कोई एक जगह है, मन करके कोई एक स्तर है, वहां पे ये स्वाद लिया गया, चाहे वो गंध का भी हो, उसका भी एक स्वाद है। तो ये 5 जो है इंद्रिय, यहां से हमने जो स्वाद लिया उसको कह रहे आस्वादन, है ना, उसको हमने चुना। तो ये जो चयन और आस्वादन, ये जो दोनों है, चयन और आस्वादन मिलके जो हुआ वो या तो रुचि मूलक होगा, यानी 5 जो इंद्रियां हैं उसके अनुरूप, उसको रुचि बोलते हैं ना हम लोग, हमारी रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार सुनना, रुचि के अनुसार खाना, रुचि के अनुसार पहनना छूना, ये सारा, तो ये सारे आस्वादन जो है उसको हम कह रहे हैं रुचि मूलक, ये रुचि के आधार पे। वैसे ही जीवन में ही ये जो हमने विश्वास और सम्मान और स्नेह की बात की, वो जीवन में कहां होगा, इसका स्वाद कहां लेंगे हम? जैसे किसी ने हम पे विश्वास किया, या हमने किसी पे विश्वास किया और वो निर्वाह हो गया, है ना, किसी ने हमारा सम्मान किया तो हमको अच्छा लगा, कहां लगा? मन में लगा ना। तो वो जो आस्वादन हुआ वो किस विश्वास मूल्य का है, सम्मान मूल्य का आस्वादन हुआ, है ना। उस तरह के जितने भी आस्वादन है, जितने भी मूल्य हैं, हम आगे बात करेंगे कितने मूल्य हैं, तो ये सारे मूल्यों का जो आस्वादन स्वाद लेना है ना, चयन आस्वादन उसका जो होना है, वो जिस भाग में हो रहा है उसको हम कह रहे हैं मन। वैसे ही जो लक्ष्य है, लक्ष्य का भी स्वाद लेंगे ना हम, लेते हैं कि नहीं लेते? लक्ष्य का भी स्वाद होता है ना हम में, होता है कि नहीं होता है? जैसे मानव लक्ष्य है, समृद्धि हो गई, उससे हम में क्या होगा? तृप्ति हुई ना, उसका स्वाद लिया ना हमने। तो वो जो स्वाद लेना है लक्ष्य मूलक, उसका जो चुनाव है, उसका जो चुनने का क्रियाकलाप है, आस्वादन चयन, ये दोनों क्रियाएं मिलकर जो जहां पे हो रहे हैं उसको मन कह रहे हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो अलग अलग जिसको हम कह रहे हैं रुचि है, मूल्य है, लक्ष्य है, ये तीनों के आस्वादन अभी भी हम लोग कर ही रहे, अभी भी हमारे जीवन में हो रहा है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? अभी तक हमने किया है कि नहीं किया है? कि ये किसी और परग्रहवासी की बात हो रही है, यूएफओ की बात हो रही है, या हमारी बात हो रही है? हमारी आपकी जीवन में हम लोगों ने ये किया है, हमारे अंदर निरंतर अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, है ना। वस्तु के रूप में हमारे अंदर ये चल ही रहा था, इतना ही है, अभी बोर्ड पे आ गया, था तो सही ना। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने के बाद आपके अंदर घटित हो गया, हाँ मैं तो शब्द का जो आस्वादन है ये तो पहले भी कर ही रहे थे। इतना ही है कि उसको ऑब्जेक्टिफाई हम लोग कर नहीं पा रहे थे, इसको हम पहचान पा रहे हैं कि यह हमारे जीवन में चल रहा था। जैसे आज हमने पहचाना कि शरीर और जीवन अलग है, जीवन क्रिया के रूप में कुछ है जो शरीर से अलग वास्तविकता है, वैसे जीवन में भी ऐसी सब घटनाएं घटती है ना। तो वो मन में ये सारा हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है उसको और भी जब गहराई में जाएंगे तो और क्रियाओं में पता चलेगा। तो इसीलिए जीवन क्रिया के रूप में इधर जीवन क्रिया के रूप में देखेंगे तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका हम स्वाद ले रहे हैं, जिसको हम चुन रहे हैं, जिसका स्वाद ले रहे हैं, जिसका हम चुनाव कर रहे हैं, है ना। ये दो क्रियाएं हो रही हैं। ये कहां हो रही है? जिस भाग में वो हो रही, इसको हमने नाम दिया मन, उसको नाम दे दिया। नाम तो देना ही पड़ेगा, अभी सभी के नाम नहीं होंगे, कैसे बुलाएंगे? नाम हम देते हैं ना कि भाई आपका नाम ये है, तो हम इस सभा में मुझे किसी को बुलाना तो मैं नाम से बुलाऊंगा तो व्यक्ति खड़ा होगा। तो जो पहचान है, किसी भी जो वास्तविकता है, उसका कोई अर्थ होता है, उस अर्थ के लिए हम कोई एक शब्द देते हैं, है ना। वो इसलिए क्योंकि मैं जब वो शब्द बोलूं तो वही अर्थ आपको कम्युनिकेट हो, वही वस्तु आपको समझ में आए। तो ये भाषा का प्रयोजन है।
तो भाषा के लिए हमने एक नाम दिया मन। ये सारे शब्द ऐसे पहले आपके सुने हुए ही है, और जब मैं मन कहता हूं तो आपके अंदर बहुत सारे अर्थ होंगे, है ना। और इसीलिए आपको दिक्कत भी होगी कि मन कह रहे हैं तो अच्छा वो वाला कॉन्शियसनेस है ना। अभी तो बहुत सारा चेतन मन, अवचेतन मन, इतने सारे शब्द हैं। साइकोलॉजी में मन शब्द को लेके भी करीबन 100 मीनिंग है अभी। हाँ, सब क्वेश्चन अर्धचेतन, अवचेतन, ये सारे हैं। तो वो सारे अर्थ हैं, पर यहां पे किस अर्थ में बात हो रही है, यहां पे किस वस्तु की बात हो रही है, तो वो हम सीधा सीधा हमारे अंदर देख सकते हैं कि इस प्रकार के कुछ हमारे अंदर आस्वादन होते हैं। हम स्वाद लेते हैं, जैसे किसी दोस्त के साथ बहुत अच्छा समय बिताया हो, है ना, और उससे अच्छा समय मतलब यही है कि वो हमारा सम्मान किया, हम अभी भी विश्वास करते हैं कि उनके साथ हमारा कोई संबंध है, वो निर्वाह होगा। तो उस तरह का आस्वादन है हमारे अंदर के नहीं, है ना। और वो अभी भी हम याद करते हैं ना कि वो एक समय था, और उस समय को याद करके हमारे अंदर क्या होता है, सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं। वैसे ही जो बुरा समय उसको सोच के दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, दुखी भी होते हैं ना, दोनों ही होता है। तो दोनों प्रकार के स्वाद हम लेते हैं यहां पे, जो हो रहे हैं, जो अच्छे हैं, जो तृप्ति के अर्थ में, वो भी है, बुरे भी है। कई बार हम जो ये वाले स्वाद भी है, जैसे मैंने गाने का बोला, खाना का भी होता है ना, एक बार खाना का बेकार खाना है, तो वो जो भी स्वाद है वो भी यहां पे ही ले रहे हैं। तो सारी स्वाद की जो क्रियाएं हैं, जो भी आस्वादन हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमने शब्द का, यानी ये रुचि मूलक हुए, मूल्यों का हुआ या लक्ष्य का हुआ, ये सारे आस्वादन हम में जीवन में हो रहे हैं, चयन भी हो रहा है, हम चुनाव भी कर रहे हैं कि ये करना है कि नहीं करना है ना। तो ये सारी जो जिस जगह पे हो रही है उसको हम कह रहे हैं मन, है ना। और ये सारी जीवन क्रिया जो है वो दो भाग में है, एक को हम कह रहे हैं स्थिति, और एक को कह रहे हैं गति। स्थिति और गति दोनों के रूप में है ये। तो कुछ ऐसा भाग है जिसको हम कह रहे हैं आस्वादन और चयन। तो इन तो तीनों में से जो भी हमको आस्वादन करना है, जैसे हमको कोई एक प्रकार का खाना खाना है, उसको हम चुनाव करते हैं, तो उस आस्वादन जिस भाग में हो रहा वो स्थिति में हो रहा है ना। और उसके लिए जो गति है, उसके लिए जो चुनाव है, ये सारी प्रक्रिया जो है वो गति में हो रही है। यहां पे आस्वादन हुआ, और वो आस्वादन करने के लिए हमने जो चुना वो बाहर हुआ। बाहर मतलब जीवन में ही हुआ, पर इसके लिए हमने बाहर जो है, जिसको हम बोलेंगे क्या चुनाव करेंगे, तो वो कुछ गति में हुआ। तो इसीलिए ये सारे भाग जो है, मन जो है वो स्थिति में है, और उसकी जो क्रिया है उसका नाम आस्वादन है। वैसे ही वो जो भाग जो गति में है उसको हम कह रहे हैं आशा। आशा की जो क्रिया है उसका नाम चयन है। ठीक बात। हाँ, वही आप समझे। अभी जैसे उदाहरण लेंगे कि चयन जो है ना, उसको हमने कहा चुनना। अभी हम लोग सभी लोग बाहर गए थे, चाय या कॉफी रखी थी, जाते समय सब लोग पहले ही चुन लेते हैं चाय पीना है, कॉफी पीना है, तो चुनना हो गया, है ना। इसी को कहा आशा। ये जो चुनना हो गया, और फिर हम बाहर व्यक्त करते हैं उसको, या तो हम जाके लेते हैं, या हम किसी को बोलते हैं कि मुझे चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, है ना। तो ये जो चुनना है कोई भी चीज को, इसको कहा चयन। और जैसे हमने कहा कि आस्वादन क्रिया है, तो वैसे चयन क्रिया है। ये जो चुनना हुआ, ये चयन जहां पे हो रहा है, या चयन का जो नाम है उसको कहा आशा। जैसे आस्वादन जो है उसका जो नाम है उसको, या जो अंग है वहां पे, उसको कहा मन। और स्थिति गति अर्थात क्या, कि आस्वादन होता रहता है, और आस्वादन से फिर कुछ एक गति होती है। गति ये हमेशा परस्परता में उसको व्यक्त करने के अर्थ में होती है ना। जो भी आस्वादन है, जैसे ये जो रुचि मूलक है, मूल्य मूलक है, या लक्ष्य मूलक है, तो शब्द के अर्थ में हम जो सुखी हो रहे या दुखी हो रहे, ये आस्वादन हुआ। उस अर्थ में हम जो चुन रहे, तो ये गति हुई। हम सुखी होने के अर्थ में जो भी चुन रहे, ये जो गति है, इस अर्थ में इसको गति कहा। तो चयन और आशा, फिर इसको स्थिति गति। ये मैंने सोचा था बाद में रख देंगे, ठीक है। हाँ,
हाँ, आशा, होप, अभी हम लोग, होप क्या है? होप अगेन आशा का सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, उसका अर्थ क्या है उसको समझना होगा, है ना? तो सुखी होने के अर्थ में जो हम करते हैं, है ना? पहले हमेशा आस्वादन होगा, तभी चयन हो पाएगा। कुछ आस्वादन करना है, उसके लिए चुनाव होता है, और जब वो पूरा होता है तो वापस आस्वादन होता है उसका। जैसे अभी चाय के लिए आप लोग जब जा रहे थे, तो आस्वादन पहले तो हुआ कि कुछ एक रस का आस्वादन के अर्थ में मैंने चुनाव किया, फिर मैं जब जाके पीती हूं और मेरे को जैसा चाहिए, या मेरे जो मेमोरी में है, जिसको हम कहेंगे, मेरे को जो अच्छा लगता है वैसा रुचि मिलने से वापस आस्वादन हुआ। तो जो चुनना है उसे सुखी होना पूरा हुआ, आस्वादन पूरा हुआ। चयन को आशा कह रहे हैं। चयन का जो भाग है, नाम है, जैसे क्रिया के रूप में ये दो क्रिया हो रही है, चयन और आस्वादन, है ना? ये दो ही क्रिया हो रही है मन के स्तर पे, है ना? हम अलग अलग और 5 स्तर है जीवन के, आगे और चर्चा करेंगे। मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है, ये पांचों 10 क्रिया है, जीवन क्रिया है ना, कुल मिला के। उसमें से 2 क्रिया पे अभी बात की, चयन है और आस्वादन है। चयन और आस्वादन की जो क्रिया है वो जहां पे हो रही, जैसे आस्वादन जो है वो जिसको हम कह रहे स्थिति में हो रही है ना, उसके लिए कोई गति नहीं है, आस्वादन इतने ही होने हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। पर उसके लिए जो चुनाव करना है वो गति में हो रहा है, स्थिति गति, जिसको हम कह रहे हैं भाई कोई एक बल है, बल के आधार पे कोई एक शक्ति है ना, जैसे कोई एक चीज पड़ी है ना, ये बल है, अब मुझे इसको यहां से हटाना है तो कोई एक शक्ति का प्रयोग करूंगा ना मैं, वो कौन सी शक्ति, काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई भी एनर्जी होगी, शक्ति का प्रयोग करते हैं जो गति में है। तो बल शक्ति कहे, स्थिति गति कहे, है ना, ये दोनों एक रूप से ही है। तो ये जो आस्वादन के क्रिया जो हो रही है ना, इसको हम कह रहे हैं कि इसका जो बल है, इसको हम नाम दे रहे हैं मन। और ये अक्षय है, खत्म नहीं होगा। आप सुबह से शाम तक अपना ऑब्जर्व, सुबह से रात तक 24 घंटा ऑब्जर्व करिए, कोई ऐसा क्षण है कि जहां पे आपके अंदर कोई भी आस्वादन नहीं हो रहा है? कोई ऐसा क्षण जहां पे आपके अंदर कोई भी आस्वादन नहीं है, ना रुचि मूलक है, ना मूल्य मूलक है, ना लक्ष्य मूलक है। जांच के देखिए इसको, और जांचने का आधार वही है? खुश रह नहीं सकते। तो अभी भी हम लोग इसको जांच सकते हैं अपने अंदर कि आस्वादन जो है वो हमारे अंदर निरंतर चल रहा है, जीवन क्रियाएं निरंतर चल रही है ना, और वो जो चल रही है उसका एक भाग जो है, जो स्थिति में है, एक भाग जो है वो गति में है। तो मूल रूप में 2 क्रिया हो रही है, चयन और आस्वादन। आस्वादन जहां हो रहा है उस बल को हमने नाम दिया मन, चयन जो हो रहा है उस शक्ति को हमने नाम दिया आशा। वो सभी मन में रहा है, पर जिस भाग को स्थिति में हो रहा है उसको मन कह रहे हैं, गति में हो रहा है उसको आशा कह रहे हैं। वैसे ही जहां पे बल है उसको मन कह रहे हैं, जो शक्ति है उसको आशा कह रहे हैं। शक्ति उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो गति में है ना। आस्वादन जो हो रहा है वो स्थिति में हो रहा है। जैसे मुझे कुछ, जैसे चाय का ही उदाहरण देते हैं, हमने चाय को आस्वादन करना है, उसके लिए फिर हमने चुनाव किया, तो वो आस्वादन से बाहर हमने चयन किया, है ना। अब करना है नहीं करना है वहां पे निर्णय है, वहां गति है। आस्वादन में तो क्या होना है, स्वाद होना है, इतना ही है। अब चयन किया कि नहीं करना है तो वहां पे स्वाद नहीं हुआ, उतना ही घटना होगा। पर उसके लिए जो सोच विचार हुआ, जिसको हम कह रहे हैं सामान्य भाषा में सोच विचार या गति हुई जो, वो यहां पे हो रही चयन में। इसीलिए इसको कहा शक्ति और इसको कहा बल, है ना। तो और ये बल कैसा है, क्षय हो रहा है कि अक्षय है, निरंतर है, हमेशा हमारे अंदर ये क्रियाएं चल रही है। सारी जीवन क्रियाएं, जिसको हम आगे भी समझेंगे, ये हमारे अंदर निरंतर चलने वाली क्रिया है। शक्ति भी अक्षय है, अक्षय बल है, अक्षय शक्ति है। बल भी अक्षय है, शक्ति भी अक्षय है। सारी क्रियाएं स्थिति गति के संयुक्त रूप में है, स्थिति और गति।
स्थिति गति के संयुक्त रूप में हो रही। ये क्रिया स्थिति में है और ये क्रिया गति में, ऐसा है। हाँ, नमस्कार। एक चीज ये जाननी थी कि जैसे कई बार जो हम आस्वादन कर रहे होते हैं वो एक पैटर्न बन चुका होता है और हमें पता ही नहीं हो रहा है कि वो ऑटोमेटिक ऑटोनोमस मोड में चल रहा होता है, और उसके लिए एक एक्स्ट्रा शक्ति लगाने के लिए जैसे एक पैटर्न बना होता है तो उसको तोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है और नई चीज करने में, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ भैया, उसके लिए आगे बात करेंगे, जीवन क्रिया पे बात करेंगे। आपका जो सवाल है अभी थोड़ा आगे के लिए है, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ना वो अभी जीवन क्रिया पे नहीं भैया, अभी तो हम आस्वादन जो है उससे क्या है उसकी बात कर रहे हैं। कैसे हो रहा है अभी उस पर बात ही नहीं हुई। ये जो आस्वादन है वो हो रहा है, उसकी बात हो रही है। सब इसको पहचान सकते हैं, हमारे अंदर हो रहा है। जब हम विश्लेषण की बात करेंगे, चित्रण की बात करेंगे, तब वो बात आएगी इच्छाएं कैसे हो रही है, कैसे हम उसको चुनाव कर रहे हैं, कैसे आस्वादन हो रहा है ना। अभी वो विस्तार खुला ही नहीं, तो उस संदर्भ में बात हो रही है यहाँ पे। अभी हमारे अंदर जांचने का इतना ही भाग है कि इस प्रकार के आस्वादन हमारे अंदर हो रहे हैं, चयन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हाँ, मुझे लगता है कि हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हम जीवन क्रिया क्यों समझें। हाँ, क्या जरूरत है, तो ज्यादा ध्यान जाएगा। ठीक बात है। तो जीवन क्रिया क्यों समझे? ये जो जीवन है इसको हमको समझना है कि नहीं समझना। हमने सुबह में जो बात की, इस बोर्ड पे जो बात की कि मानव जो है वो दो तरह से है, या तो शरीर या शरीर और जीवन दोनों का संयुक्त रूप है। इतना तो स्पष्ट है हमको, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। यह बात हमको स्वीकार होती है कि नहीं होती है? हमने जो अपने अंदर जांचा, जिस तरह से क्रियाएं चल रही है, तो जीवन करके कोई एक वस्तु है, ये हमको स्वीकार होती है कि नहीं होती? हमने क्रिया के रूप में ही समझा, हमारे अंदर ही चल रहा है। कोई एक है जो निर्णय कर रहा है, उसके आधार पर सब चल रहे हैं। था तो पहले भी, ये वास्तविकता हमारे अंदर थी कि नहीं थी? बस इतना ही ध्यान चला गया। वैसे ही अब जीवन के अंदर क्या हो रहा है, जब हमने एक सब्जेक्ट खोला, अब हम क्या कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को और खोल रहे हैं। पहले हमने देखा कि भाई हमारा गोल क्या है, हमने गोल देखा कि ये गोल है हमारा, हम समाधानित होना चाहते हैं, हम समृद्धि चाहते हैं, हम अभय चाहते हैं समाज में, हम प्रकृति में सहअस्तित्व चाहते हैं। अच्छा, ये गोल कैसे हैं? सार्वभौमिक है, सभी लोग चाहते हैं। इस धरती पे, इस भूखंड पे रहने वाले सभी 800 करोड़ जो मानव है, सभी चाहते हैं कि मैं अकेला चाहता हूं। वैसे ही ये चारों गोल पाने के लिए जो हमारी चाहत है वो सभी में है ना। तो अब ये गोल पाया कैसे जाए? तो ये गोल पाने के लिए इसमें जो व्यवस्था है उसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे हमने उदाहरण दिया, गाड़ी में एक व्यवस्था है, उसका चलाने का एक ढंग है। तो जब हमने पहले व्यवस्था को समझा और किसी ने हमको उसको चलाना सिखाया, तो जो सिखाने का भाग हुआ वो शिक्षा का भाग हुआ, और उसकी एक व्यवस्था तो पहले से बनी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद में गियर सिस्टम बनी, वो तो बनी हुई थी। तो कोई एक व्यवस्था है, अस्तित्व सहज व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अगर हम पहचानते हैं, समझते हैं शिक्षा पूर्वक, तो हम ऐसी व्यवस्था में जी पाएंगे। तो कोई भी व्यवस्था को पहले तो हमको स्वीकार होता है तर्क के रूप में कि ऐसी व्यवस्था हमको चाहिए। ये अगर नीड ही नहीं है तो फिर समझने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये व्यवस्था क्यों चाहिए? क्योंकि अभी की जो व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं वो हमारे लिए पूरी नहीं पड़ रही। हमने शिक्षा पे बात की, हमने एक बच्चे की जर्नी की बात की। इतना समय लगाने के बाद में भी समाधानित नहीं हो पा रहा है, परिवार में समृद्धि नहीं हो पा रही है, समाज में अभय नहीं हो पा रहा है, प्रकृति में सहअस्तित्व नहीं हो पा रहा है, और हमको चाहिए ये। तो ये व्यवस्था चाहिए, इसके लिए फिर हमको समझना है। समझने की वस्तु क्या है? चारों जगह पे व्यवस्था को पहचानना, व्यवस्था को समझना, और समझ के भी उस व्यवस्था में जीना। तो सबसे पहला बिंदु यही आता है कि हम समाधान या व्यक्ति के स्तर पे मानव क्या है उसको समझना है। तो मानव को समझने गए तो हमको ये समझ में आया कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। उसमें शरीर में एक भाग बना हुआ है, उसकी कुछ आवश्यकता है, उसको हमने पहचाना, उसको पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया। जीवन करके कोई एक वस्तु है, वास्तविकता है, उसकी भी कोई आवश्यकताएं हैं। उसको पूरा करने के लिए हमने क्या प्रयास किया, या प्रयास जो किया उससे हमने क्या हासिल किया? वहां पे हमको गैप नजर आ रहा है कि हम जीवन की आवश्यकताओं को ठीक ठीक रूप से पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने में हम लोग सक्षम नहीं है। तो पहले हम जीवन को तो समझ लें कि जीवन है क्या। तो हमने मानव को समझा, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप।
शरीर वाला भाग हम लोग समझते हैं, सब लोग जितना भी छोटा मोटा जो समझते हैं उसके साथ निर्वाह कर रहे हैं। उसमें गड़बड़ी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। पर मुद्दा यह है कि जीवन के बारे में हमने जितना समय लगाना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो हमारे पास अभी भी अधूरापन है। इसलिए उसको समझने के लिए हम लोग जीवन को समझ रहे हैं, ये वाला भाग। और जीवन को जब समझने गए तो जीवन को हमने किस रूप में समझा? क्रिया के रूप में। कोई ऐसा भाग है जो हमने जो विचार कर रहा है ना, और वो सभी लोग अपने अंदर देख सकते हैं। तो जो भाग विचार कर रहा है उसी को हम लोग जीवन कह रहे हैं, जो कल्पना कर रहा है उसको भी जीवन कह रहे हैं। अब जीवन में ये सब कहां हो रहा है ना। जैसे कोई ये 5 महले की बिल्डिंग है, तो हम कोई बोले कि एक व्यक्ति है, अब 5 महले में मान लो हर फ्लोर पे 2-2 फ्लैट है, तो हम बोलेंगे कोई एक फलाना व्यक्ति है, वो तीसरे माले पे राइट हैंड साइड पे यार पश्चिम की ओर जो फ्लैट है वहां रहता है, और वहां पे वो क्या करता है? तो इतनी क्रियाएं करता है सिंपल रूप में। तो जीवन में भी अलग अलग स्तर पे अलग अलग भागों में कुछ क्रियाएं हो रही हैं। अब हम इसको सीधा सीधा क्रिया रूप में ही देखना है। जैसे आस्वादन हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम देख पाते हैं नहीं देख पाते? हमारे अंदर हमने ऐसे प्रकार के आस्वादन किए हैं, कर रहे हैं, ऐसे प्रकार के आस्वादन किए हैं, कर रहे हैं, लक्ष्य वाले आस्वादन किए हैं, कर रहे हैं, है ना। तो इतना ही है। ऐसे चयन हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो जिस भाग में हो रहा है उसको हम कह रहे हैं मन में हो रहा है। आगे की क्रिया देखेंगे तो समझ में आएगा कि और भाग में और कुछ हो रहा है। तो आपको स्पेसिफिकली पिन पॉइंटली ये पता होता है कि अगर मेरे अंदर इसका जो आस्वादन हुआ मन में हुआ, वो किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर शिक्षा जो है, शिक्षा का कंटेंट जो है वो समझा सके ऐसी बात हो, तो वो फिर वो समझा सके उस बात में। अगर इस फॉर्मेट में अगर ये बात होती है तो हम समझा सकते हैं, है ना। वो बोर्ड से समझाए, बिना बोर्ड के समझाए, वस्तु तो उतनी ही है, और वस्तु को समझाने के लिए उसके पीछे कोई अर्थ है, और अर्थ के लिए कोई एक शब्द है, शब्द से हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके लिए फिर ये जो क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं तो वास्तविकता के रूप में हो ही रही है, उसको हमने एक नाम दिया, एक शब्द दिया, जिसको हम कह रहे हैं आस्वादन। वो कितने रूप से हो रही है उसको भी स्पेसिफाई किया, है ना। वो सारी क्रियाएं जो हो रही है, ये जहां पे हो रही है इसको हमने मन कह दिया। वही जो गति में हो रहा है उसको हमने कहा आशा। आशा एक नाम है। वस्तु के रूप में आशा में क्या हो रहा है? तो जितने भी आस्वादन हो रहे हैं उसके चुनने का जो क्रियाकलाप हो रहा है, वो जो शक्ति है उसको हम कह रहे हैं आशा, और वो जो बल है उसको हम कह रहे हैं मन। स्थिति में जो हो रहा है उसको कह रहे हैं आस्वादन, गति में जो हो रहा है उसको कह रहे हैं चयन। तो ये आस्वादन हो गया, चयन हो गया, स्थिति गति हो गया, बल और शक्ति हो गया। इतने भाग हैं। आगे की भी जो क्रियाएं हैं उसको हम इसी रूप में देखेंगे। स्थिति में होगा, गति में होगा, उसका कोई बल होगा, उसकी कोई शक्ति होगी। ठीक है, और यहां तक ठीक है। जो सवाल पूछा था उसको थोड़ा सा जोड़ना था। हाँ। तो उसी अर्थ में अगर हम देखेंगे तो ये सब समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमको क्या होना है? हमको समाधानित होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम समझदार हो जाए। इसका अर्थ अभी हमारा जो आस्वादन चल रहा है उसमें परिवर्तन होना है। अभी हमारी जो कल्पनाएं हैं उसमें परिवर्तन होना है। तो जब तक हम कल्पना क्या है, जब तक हम विचार क्या है इसको पहचान नहीं पाएंगे, हमारे में क्या हो रहा है उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो हम परिवर्तन कैसे लाएंगे? तो परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि पहले अपनी स्थिति पता हो, फिर हमको कहाँ जाना है वो पता हो, और उसका मार्ग पता हो। 3 चीजें पता होने से हम वहां तक पहुंचते हैं। तो उस अर्थ में भी इसको समझना आवश्यक है। तो इसीलिए जैसे हमने देखा कि अभी अगर हम रुचि मूलक आस्वादन में है, और हम अगर देख पाते हैं कि रुचि मूलक आस्वादन जो है उससे हम निरंतर सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि एक पॉइंट के बाद ये हमको थकाते हैं, है ना। मतलब गड़बड़ जो है वो पकड़ में आ जाए। हाँ, क्योंकि शरीर की जो गड़बड़ है उसके लिए फिर भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन जीवन की गड़बड़ तो हमको खुद को ही पहचाननी उसके लिए पड़ेगी। कोई डॉक्टर नहीं है, आप खुद ही डॉक्टर हो। बिल्कुल। तो हमको ये पहचानना होगा कि गड़बड़ कहाँ है और सही क्या है। दोनों को पहचानने के अर्थ में क्रियाओं को पहचानना आवश्यक है। बिल्कुल। बताना है? नहीं, आपको बताना है। तो जो 3 बातें बोली ना अभी,
वो बहुत सुंदर बातें बोली कि हमको सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि हमारी स्थिति क्या है, हम खड़े कहाँ हैं। हमको इतना तो पता चल गया, हमने जीवन के बारे में जो भी हमको हमको पता होना चाहिए या जीवन की जो स्पष्टता होनी चाहिए वो हमें नहीं है। तो हमारी स्थिति कहीं पे ऐसी है कि हमको स्पष्टता नहीं है। हमको लक्ष्य कहाँ पहुंचना है, तो मानव लक्ष्य को पाना है, यहां पहुंचना है। ये हमने सुबह में बात की और हम सबकी इसमें एक मत है कि हमको यहां पहुंचना है ना। उसकी तीव्रता हम सब में अलग अलग हो सकती है। किसको लगता है आज पहुंचना है, किसी को लगता है 10 साल बाद पहुंचेंगे, है ना। जॉब वॉब कर ले, कुछ पैसा वैसा कमा ले, 30-35 हजार आ जाए, उसके बाद पहुंचेंगे, ये भी हो सकता है। तो सब में वो तीव्रता अलग अलग होगी जैसे जिसकी आवश्यकता, है ना। तो वो जो है, पर सबको पहुंचना है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ये निरंतर रहने वाली चीजें है, ये लक्ष्य निरंतर है, इस पे पहुंचना है, इसमें सबका एक मत है ना। जहां पे खड़े हैं वहां पे भी सबका एक मत है। हमको अभी वो स्पष्टता नहीं है। कैसे पहुंचेंगे ये भी पता है कि शिक्षा विधि से पहुंच सकते हैं। इतनी मात्रा में हमें अगर हमारी एक रूपता है तो फिर हम आगे फिर समझ सकते हैं इसको। यदि हमको लगता है कि हम लोग पूरे हैं, हमारी स्थिति में हमको कोई समझने की आवश्यकता नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, वहां पे बात खत्म हो गई, फिर कोई डिस्कशन ही नहीं। जैसे वो चाचा जी ने सुबह बताया था कि भाई कान के शटर बंद हो जाते हैं। अब जिसको लगता है हम समझ गए हैं वो आगे सोच ही नहीं पाएगा। पर जिसको लगता है कि अभी समझना शेष है, कुछ बाकी है, अधूरापन लग रहा है हमारे अंदर, अभी भैया से बात हो रही थी, वही हो रहा था कि समझ में आता है हमारे अंदर अधूरापन है ना। तो वो स्थिति होने से फिर हम आगे काम करेंगे। यदि हमारे अंदर वो स्थिति ही नहीं है तो फिर हम आगे क्यों काम करें। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आता है कि हम लोगों में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व इस लक्ष्य के अर्थ में पूर्णता नहीं है और हमको पहुंचना है लक्ष्य तक, है ना। हम लोग आज खड़े हैं अहमदाबाद में, यदि हमको दिल्ली जाना है तो हमको पता है कि हम अहमदाबाद में हैं। यदि हम ऐसा माने दिल्ली में ही बैठे हैं तो फिर बात खत्म होगी। हमको ये समझ में आ जाए कि हम यहां खड़े हैं, हमको वहां पहुंचना है और ये रास्ता है, तब हम वहां पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए सारी समझने की जो प्रक्रिया है वो इसी अर्थ में है कि हम एक लक्ष्य को पा लें। और ये लक्ष्य कैसा है, निरंतर बना रहेगा। यदि समाधानित हो गए तो समाधान चला जाएगा, जैसे धन तो चला जाएगा, कभी रूप चला जाएगा, समाधान चला जाएगा या बना रहेगा। इसीलिए हम जो निरंतर चीजें हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी बात भी आएगी। ये जो बना के रखना पड़ेगा ना या बन के रहेगा, ये भी चर्चा का मुद्दा है। यदि एक बार समाधानित हो गए, जैसे एक उदाहरण देता हूं, कोई चीज सही समझ में आ गई, आपको कोई चीज सही समझ में आ गई, जैसे मैथ्स ही समझ में आ गया, कोई एक लॉ समझ में आ गया या कोई फॉर्मूला समझ में आ गया, आप गलती करोगे उसमें? सही समझ में आ गया फिर गलती होगी क्या? ये ऐसा ही है, अगर सही समझ में आ गया फिर गलती होने का चांस ही नहीं, है ना। उसको और जीवन क्रिया में आगे खोलेंगे, कैसे वो सही समझ में आने के बाद उसकी स्थिति बनी रहती, उसकी भी एक क्रिया है, उसकी निरंतरता हो जाती है ना। वो आगे और चर्चा करें। पर मुद्दा यह है कि सही समझ में आना हमारी आवश्यकता है कि नहीं। पहले तो ये निरंतरता हो जाएगी या होगी नहीं होगी उसकी आगे बात करेंगे। पहले तो ये तय हो जाए कि सही समझना या सही स्वीकृति होना ये मेरी आवश्यकता है कि नहीं, ये सभी मानव की आवश्यकता है नहीं। ये मुद्दे पे हम लोग अगर स्थिर हो जाते हैं तब हमारा समझने पे ध्यान होता है। यदि मेरी आवश्यकता ही नहीं बन पाती, जैसे मेरी आवश्यकता थी कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं इंडस्ट्री खड़ा कर लूं, मैं बिजनेस अच्छा कर लूं, तो मैंने वो पूरी कर ली, चाहे जैसे भी संघर्ष करके वो हुई। यदि मेरी आवश्यकता बनती है कि मैं ये समझ जाऊं, सभी की आवश्यकता बनती है हम समझ पाए, तो वो पूरी हो सकती है। तो आवश्यकता बनना एक काम है, अपनी स्थिति को पहचानना एक काम है, लक्ष्य को पहचानना एक काम है, और फिर उसके लिए रास्ता है, उस पर काम करना है, उस पर चलना है। इतना ही कार्यक्रम है पूरा। भैया एक हाँ, तो एक चीज जो ये समझ में आती है वो ये कि समाधान होने तक प्रयास करने की जरूरत है। समाधान होने के बाद में चीजें अपने आप होने लगेगी। तब तक हमें अपनी जो शक्ति है, आशा है, उसका बल जो है वो लगाना है, एफर्ट करना है, पुरुषार्थ है। उसके हाँ, बाद में वो बोध पुरुषार्थ है। आपने शिविर पहले किया इसलिए बोल देता हूँ, है ना। लेकिन वो इतना याद नहीं है मेरे। नहीं, मतलब ये सब नए लोग हैं ना, मैं भी नहीं आया, तो हाँ, मैं इससे समझना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसी कंटेस्ट में जहां बोध की बात आएगी वहां पे वो बात कर लेंगे आप। तो अपने इसको बाद में एफर्ट करना पड़ेगा, पहले एफर्ट करना पड़ेगा, बाद में एफर्टलेस हो जाएगा, ऐसा। हाँ, हाँ। ठीक। एक तो ये, दूसरी चीज ये समझनी है
कि जैसे आपने कहा कि अगर हमें समझ में आ जाए कि हम अधूरे हैं और पूर्णता की ओर यात्रा है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं मैं तो भाई पूर्ण ही हूं, और मूर्खता का ये परिचायक भी है, हम लोग मानते हैं कि मैं तो सही हूं भैया, तो फिर बात खत्म नहीं होती, बात तो शुरू होती है। उस कर तो वो गलत ही रहा है, वो समाज में अहित तो कर ही रहा है, फिर उसको वो जो ना समझी टैक्स बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। तो उसको कैसे समझाएं कि भैया ये थोड़ा, आप कैसे समझ, मतलब आपको समझना है कि नहीं समझना है? मेरे को भी समझना ही है। तो अभी आप समझ लीजिए, आप समझदार हो मेरे को भी नहीं जाइए। समझ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वही बता रहा हूं, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट तय करिए कि आपको समझना है कि नहीं समझना है। अगले की रिक्वायरमेंट उसको तय करने दीजिए, और यदि आपको ऐसा लगता है उसको समझाना मेरा कार्यक्रम है तो आप समझदार हो जाइए। ये वैसे ही हुआ जैसे सुबह में सवाल था कि सामने वाले शटर बंद करके रखे हैं तो क्या किया जाए, है ना, उस पर चर्चा सुबह में हुई थी यही बात पे कि भाई हम तो समझना चाहते हैं पर अगला समझना नहीं चाहता, हम क्या करें। एक समय ऐसा भी था हम भी समझना नहीं चाहते थे, हमारी ऐसी स्थिति क्यों आई? एक तो यह है कि अगला जो समझना ही चाहता है, हर मानव समझना चाहता है, अगर हमें यह स्थिर होता है तो हम ये झंझट से दूर हो जाते कि वो समझना नहीं चाहता। ये हो सकता है कि अभी नहीं समझ रहा, आपसे नहीं समझ रहा, किसी और से समझेगा। अब उसकी स्वीकृति आपके प्रति नहीं है, आप कितना भी बोलो नहीं सुनेगा। जैसे एक बच्चा होता है, उसको मैथ्स पढ़ाते हैं, घर में पढ़ाते हैं वो नहीं समझ में आता, टीचर पढ़ाता है समझ में आ जाता है। अभी उसको स्वीकृति नहीं है उसकी कि पापा या मम्मी से पढ़ सकता हूं, वो तो सर ही पढ़ा सकते हैं, उनको नहीं आता। तो अपनी स्वीकृति की भी एक महत्व है ना। कब सुनना है, कैसे सुनना है, इसको आप कैसे सुनाओगे, ये सभी चीज है। वही मैथ्स है, वही फॉर्मूला है, वो कोई अलग ढंग से पढ़ा रहा है, उसको समझ में आ रहा है। तो समझने की जो पात्रता है उसको विकसित करना, समझने की आवश्यकता सभी में है, सभी लोग समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता ऐसा नहीं है। कोई नहीं समझना चाहता वो फिर बहुत सारे कंटेक्स्ट में है कि वो हमसे नहीं समझना चाहता, हो सकता है किसी और से समझ ले, हो सकता है अभी नहीं समझना चाहता, 1 साल के बाद समझ ले, है ना। कुल मुद्दा इतना ही है कि सभी मानव जो है ये समझ के बिना सुखी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हम तो उतने पे आते हैं, और हर मानव सुखी होना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो 2 बिंदु हो गए, हर मानव सुखी होना चाहता है और इसको समझ के बिना समझे सुखी नहीं हो सकता, इतनी बात हो गई। जिस दिन सभी मानव को इस बात की स्वीकृति हो जाती है, सभी मानव इसको समझ लेंगे। अभी भी इतने लोग समझ ही रहे हैं ना, जिनको लगा कि भाई हमको समझना है और ये चीज है समझने लायक, वो लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे और लोग समझेंगे। हम तो समझदार हो जाए, हमारी जिम्मेदारी तो हम ले सकते कि नहीं ले सकते। हमारे परिवार में कुछ लोग समझदार हो जाए, उसके लिए हम, और जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग समझदार हो जाए। यदि मैं समझदार हो गया तो मैं क्या करूंगा, जिसके पास जो है वो बांटता है, जिसके पास समझदारी है वो समझदारी बांटेगा, जिसके पास समस्या है वो समस्या बांटेगा, है ना। तो ये उस विधि से, किस विधि से आगे जाएगा, ये सारे सवाल है। तो वो सवाल भी हम लोग जब परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था करेंगे तो करेंगे। इसका क्रम क्या होगा, है ना। हर बच्चा समझना चाहता ही है, हम समझा पाए, हम समझदार हो जाए, हम उतने योग्य हो जाए, हमारी पात्रता उतनी विकसित हो जाए, उसका सवाल है। ठीक है, तो वापिस इस पे आ जाते हैं। चयन और आस्वादन, 2 क्रिया हमने देखा, आगे की क्रिया देखते हैं। आगे की क्रिया है तुलन। तुलन अर्थात तुलना करना। हम अलग अलग चीजों में तुलना करते हैं। किस अर्थ में? ये करने से हम सुखी होंगे या ये करने से हम सुखी होंगे। ठीक है, तो ये तुलना करने की या तुलन करने के लिए हम अलग अलग दृष्टियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी उसको देखते हैं। तो ये तुलना फिर पहला जो है, जैसे प्रिय अप्रिय, अप्रिय या जो अच्छा नहीं लगता। पहली दृष्टि है प्रिय अप्रिय, क्या चीज मुझे प्रिय है और क्या मुझे अप्रिय है। ये किस अर्थ में? शरीर, इंद्रिय सापेक्ष, सॉरी, इंद्रिय सापेक्ष।
मतलब हमने जो रुचि मूलक आस्वादन में जो अलग अलग इंद्रिय लिखे थे, है ना, कौन सा गाना हमको अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, फिर कौन सा खाना या कौन सा स्वाद हमको अच्छा लगता है, ये प्रिय है, और कौन सा अच्छा नहीं लगता है वो अप्रिय है। तो उस अर्थ में हम तुलना करते हैं, कोई भी चीज की तुलना जो है वो उस अर्थ में होती है। दूसरी दृष्टि है हित और अहित, अर्थात शरीर स्वास्थ्य सापेक्ष। जैसे कुछ चीज हमको प्रिय है पर हमारे शरीर के लिए हितकारक नहीं है, तो हितकारक वस्तु को चुनते हैं, या मतलब हित है और अहित है, इस आधार पे हम तुलना करते हैं। ठीक है। और तीसरा है लाभ और अलाभ या हानि, जिसको हमने कहा। लाभ यानी क्या? लाभ को हम कैसे समझते हैं? अभी लाभ कैसा बेनिफिट? ठीक बात है, ठीक बात है। तो उसको वही कहते हैं कि जो फायदा होना है, अर्थात मैंने जितना दिया उससे ज्यादा मुझे मिल गया, है ना, ये लाभ हुआ। और मैंने जितना दिया उससे कम मिला, वो अलाभ हुआ या लॉस हुआ, हानि हुआ, है ना। तो ये दोनों को हम कहेंगे सुविधा अर्थात वस्तु और सेवा सापेक्ष, है ना। या तो वस्तु अधिक मिल गई या सेवा, है ना। ये दोनों जब अधिक मिलता है तो हम कहते हैं लाभ हुआ, कम मिलता है तो हम कहते हैं हानि हुई या अलाभ हुआ। ठीक है। तो ये जो तीनों दृष्टियां हैं, उस आधार पे हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का अर्थ यह हुआ विश्लेषण अर्थात परत दर परत अलग करना, है ना, श्लेष करना। बेसिकली हम कोई भी चीज को अलग अलग चीजों के साथ जो डिवाइड करके फिर समझने के अर्थ में या निर्णय लेने के अर्थ में हम उसको करते हैं, उसको कहा विश्लेषण, जिसको हम कहते हैं तार करना, एनालिसिस। तो ये जो विश्लेषण है, इसमें फिर हम निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना है। अभी हम इसको, मैंने ये 3 दृष्टियां लिखी है, अभी और 3 दृष्टि है इसमें, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने जो भी अभी रुचि मूलक आस्वादन में या जो भी शब्द है, स्पर्श है, रस है, रूप है, तो उसमें हम हमेशा इन तीनों आधार पे हम तुलना करके फिर निर्णय लेते हैं। ठीक है। जैसे खाने के अर्थ में हम देखते हैं कि मीठा खाना पसंद है और उस अर्थ में हमने निर्णय लिया, तो ये प्रिय के आधार पे निर्णय हुआ। मीठा खाना पसंद है पर मेरे शरीर के लिए वो ठीक नहीं है, तो मैंने उसको नहीं खाया, तो ये हित के आधार पे जो है वो निर्णय हुआ। और मीठा खाना पसंद है पर अभी वो बहुत महंगा है इसीलिए मैंने नहीं लिया, तो ये लाभ दृष्टि हुई, है ना। या मीठा खाना पसंद है, मुझे बहुत सस्ते में वो मतलब मिल रहा है, तो भले ही मेरे शरीर को उसे हानि पहुंचे फिर भी मैंने लेके उसको खा लिया, है ना, फ्री मिल रहा है इसीलिए ले लिया। तो ये सभी दृष्टियां हम देख ही पाते हैं कि हमारे हर निर्णय में कोई न कोई ये दृष्टि हमेशा चल रही है ना। क्या? हाँ, उसको हम देखेंगे और थोड़ा सा जब विश्लेषण को देखते हैं तब मैं निर्णय पे बात करती हूँ और फिर चयन। ठीक है। तो अभी ये वाली दृष्टि क्या हम देख पाते हैं कि प्रिय भी है, अप्रिय है, फिर हित है, अहितकारी भी हम निर्णय करते हैं, लाभ है और हानि वाले भी निर्णय हम करते हैं।
मतलब तुलना के आधार पे, तुलना इन तीनों दृष्टि के करने के बाद हम निर्णय करते हैं। निर्णय जो है वो विश्लेषण में हो रहा है। विश्लेषण में बेसिकली क्या हो रहा है, तो कालवादी अर्थात कब करना है, कैसे करना है और करना है या नहीं करना। बेसिकली कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी। है ना? इन तीन आधार पे हम जो विश्लेषण है वो करते हैं, है ना? जैसे वही उदाहरण अगर हम लेते हैं, तो कोई चीज हमको खानी है तो वो कब खानी है, कैसे खानी है कि नहीं खानी है, इस आधार पे जो सोच विचार है, ये पूरे को मिला के ही विचार कहते हैं। विश्लेषण को ही विचार कहते हैं। विचार, विश्लेषण का जो नाम है उसको कहा विचार, है ना? तो ये विचार है और ये जो तुलन है ये वृत्ति, इसका नाम है वृत्ति। ठीक है? तो इसमें हम देख पाते हैं कि वृत्ति अर्थात प्रवृत्ति भी, जिसको हम कहते हैं ना प्रवृत्ति, हम देख पाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो प्रिय के आधार पे ही ज्यादातर सोचता है, वो उसकी प्रवृत्ति हुई। कोई व्यक्ति जो है वो हित के आधार पे ही पूरा उसका सोच विचार जो है वो उसी के आधार पे चलता है, उसी के आधार पे वो निर्णय लेता है। जैसे उसके शरीर के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, उसी आधार पे फिर वो दिन भर फिर वही सोचता रहेगा, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं चलने जाऊं, मैं खाऊं नहीं खाऊं, सभी को उसको जोड़ेगा। वृत्ति उसका नाम हुआ, पर वृत्ति का प्रवृत्ति जो है उसको आप कह सकते हो नेचर, जो आप अभी कह रहे हो। प्रवृत्ति मतलब जिसमें हम लगे रहते हैं। नेचर जो कह रहे हो स्वभाव में आएगा। हाँ, उसको हम और करेंगे मानव का स्वभाव क्या है। इधर जो बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम में जो जीवन क्रियाएं हो रही है ना, जैसा उदाहरण दिया कि हम में कोई एक इच्छा हुई है ना, इच्छा को भी हम देखेंगे आगे। तो जो हमारे अंदर कुछ एक आस्वादन करने की कोई इच्छा हुई, चाय पीने की इच्छा हुई ना, तो उसको एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हमको चाय का आस्वादन करना है। कौन सा आस्वादन करना है? तो रुचि मूलक आस्वादन करना है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। रुचि मूलक जो आस्वादन करना है उसके लिए फिर हमने दृष्टि देखी कि कौन सी दृष्टि है। अब वो जो चाय पीनी है उसमें शक्कर डालेंगे कि नहीं डालेंगे? मान लो डायबिटीज है, शक्कर तो प्रिय है, मीठा अच्छा लगता है, पर वहां पे प्रिय और हित के बीच में फिर दोनों में ये बात आई कि अब हित प्रधान निर्णय लेंगे या प्रिय प्रधान लेंगे, है ना? हित प्रधान लेंगे। कोई प्रिय प्रधान भी ले सकता है कि डायबिटीज है तो है पर मीठा पीना है तो पी लेंगे, क्या दिक्कत है, एक गुलाब जामुन खा लेंगे, है ना? तो वहां पे जो दृष्टि है वो फिर हित प्रधान हो गई। वैसे प्रिय प्रधान भी हो सकती है। तो जो दृष्टियां हैं उसके आधार पे हमारा जो तौलना है, हम जो तौलते हैं, तौलना मतलब वो तराजू में जो तौलते हैं वैसे, तो जो तौलते हैं हम वो हमारा बदलता रहता है। जैसे मीठा खाना कभी सुबह में पसंद है, शाम को नहीं पसंद है। खट्टा खाना कभी पसंद है, कभी नहीं पसंद है। जैसे हित की दृष्टि से देखेंगे तो शाम को खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो वहां पे प्रिय भी है फिर भी हम इसको चुनते हैं। तो वैसा भी है कि वो एक जगह स्थिर भी नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। दृष्टियां भी परिमार्जन मतलब वो बदलती रहती है ना? जो तौलने का हमारा जो तीनों दृष्टियां हैं वो परिवर्तनशील है। और उसके आधार पे मान लो हमने ये भी हो गया कि चाय का आस्वादन करना है, चुनाव भी कर लिया, पीना है ना? और फिर यहाँ पे तौला के वो जो है वो हित दृष्टि से देखें कि बिना शक्कर की पीनी है। अब इसके आधार पर विश्लेषण हो रहा है। क्या विश्लेषण हो रहा है? कितना टाइम लगेगा चाय बनाने में? 5 मिनट, 10 मिनट, काल का, समय का, कैसे बनाएंगे, है ना? गैस चलाएंगे, उस पर पतीली रखेंगे, पानी डालेंगे, ये सब, ये सारी प्रक्रिया जो है वो कैसे करना है वो यहाँ विश्लेषण हो रहा है। ये सब सोच के भी
लास्ट में ये होगा यार कौन जाके 10 मिनट वो करेगा, बाजार में जाके पी आता है, तो नहीं करना है। या बाजार में जाके पीना है तो फिर दूसरा फिर शुरू हो गया। ये एक उदाहरण है, ऐसा हमारे अंदर होता है कि नहीं होता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे जीवन में ये सब क्रियाएं हो रही है कि नहीं हो रही, इसको हम देख पाते कि नहीं देख पाते? जैसे आज हम दोपहर में खाना खाने गए, बहुत सारी आइटम थी वहां पे, कोई चीज हमने ज्यादा ली, कुछ कम ली, कैसे लिया वो जीवन में क्या हुआ? अब आप रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? आपने जब देखा होगा, अब उसको रिविजिट करिए वापस, या घर जाके आज शाम को देखना कैसा होता है। अब जीवन में निर्णय कैसे होता है वो आपको दिखने लगेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको समझ में आता है कि हमारे अंदर ये सारी क्रियाएं चल रही है, वास्तविकता के रूप में चली रही है। थोड़ा सा ध्यान देना, हमको समझ में आता है कि अब मेरी जो दृष्टियां हैं, किस दृष्टि से मैं चुनाव करता हूं, मैं जो आस्वादन है उसमें किस दृष्टि को प्रधान रख रहा हूं, ये हमको स्पष्ट रूप में दिखने लगेगा। हम थोड़ा सा ध्यान देखेंगे उसमें। तो अभी भी हमारे अंदर ये चल ही रहा है, अभी भी हम सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। घर बनाना एक इच्छा है, उसके लिए फिर आस्वादन होता है ना? कौन सा आस्वादन? तो उसमें रुचि मूलक भी रहेगा, मूल्य मूलक भी रहेगा, उसमें हम जब संबंध पूर्वक रहेंगे, ऐसा भी एक मन में चित्रण होता है ना? तो ये सब होने के बाद जो भी हमारे आस्वादन बने उसके हिसाब से चुनाव होता है कि बनाना है कि नहीं बनाना। नहीं, बनाना ही है। चुनाव हुआ, उसके आधार पर हमने फिर तुलन किया। क्या तुलन किया? कितना बजट लगेगा? नहीं, मार्बल नहीं डलवाएंगे, टाइल्स डलवा देंगे, सस्ता पड़ेगा। ये दृष्टि आ गई। नहीं, हमको तो कर्टेन जो है वो वही चाहिए, भले ही महंगे हो। प्रिय हावी हो गया। नहीं, घर में जो है थोड़ा ऐसा रहना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक हो ना, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, थोड़ा खुला खुला होना चाहिए। हित दृष्टि आ गई। अब विश्लेषण में जाएंगे, कितने टाइम में बनना चाहिए? 1 साल में तो बन नहीं जाना चाहिए, है ना? हमने वो प्लानिंग किया, इतना इतना एजेंसी लगेगा, ये लगेगा, उसको क्रिया के रूप में कैसे बनेगा? पहले फाउंडेशन आएगा, फिर पिलर्स खड़े होंगे, फिर छत आएगी। ये सब यदि हमको नहीं पता, किसी को हमने हायर किया जो ये सब जानता हो, तो प्रक्रिया के रूप में ये सब हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद में निर्णय हुआ, सब बजट आ गया, लगता है बजट बढ़ गया, छोड़ो नहीं करना है, या उस बजट में आ गया कर देंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं, हमारे जितने भी निर्णय हो रहे हैं अभी तक के सारे निर्णय, ये सब में प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं, कोई ना कोई दृष्टि हावी रही। वो हुआ ही है, अभी भी हो रहा है, आगे भी इसी पे होगा। ये जीवन में निरंतर चलने वाली क्रिया है। वो चाय पीने से लेकर जो बड़ी योजना है, बड़े कार्यक्रम है, उसमें भी वो है। जो भी इच्छाएं हमारे अंदर हो रही है वो ऐसे ही पूरी होती है ना? तो ये जो चयन है, आस्वादन है, वैसे ही है तुलन और विश्लेषण। यहां पे तुलन है, यहां पे विश्लेषण है। भैया इसमें एक चीज जाननी थी कि जैसे कोई चीज प्रिय है और अहितकारी है, शुगर वाला पेशेंट है, चीनी खा रहा है, मरेगा पता है, फिर ये जब समझ आ जाएगी, व्यक्ति समाधान से युक्त हो जाएगा, क्या तब भी वो ऐसा निर्णय बदलता रहेगा? ये तुलन क्या लगता है आपको? यदि समझदार हो गया तो फिर वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। अभी आपने कहा कि तुलन बदलता रहता है जैसे। हाँ, अभी 3 दृष्टि और खोली नहीं ना, ये तो प्रिय हित लाभ की बात है। तो कुल मिला के जीवन में जो क्रियाएं हो रही हैं, हम उसको अब बारीकी से समझ रहे हैं कि जीवन करके कोई एक जीवन एंटिटी है जिसमें कुछ क्रियाएं हो रही है, जिसमें निर्णय हो रहे हैं, निर्णय पूर्वक वो शरीर को चला रहा है। सारे जानबूझकर जो क्रियाएं चल रही है या जो निर्णय कर रहा है वो जीवन कर रहा है। वो निर्णय कैसे कर रहा है, उसमें क्रियाएं कैसे हो रही है, हम उसकी डेप्थ में जा रहे हैं। अभी डेप्थ में जब गए तो हमको पता चला कि कोई एक आस्वादन करके हो रहा है क्रिया और कोई एक चयन करके क्रिया हो रहा है। स्थिति में जो आस्वादन हो रहा है वो 3 प्रकार से हो रहा है, रुचि मूलक हो रहा है, मूल्य मूलक हो रहा है, लक्ष्य मूलक हो रहा है। 3 कैटेगरी में हो रहा है। हमने कैटेगरी बना दी, लक्ष्य मूलक बना दिया, मूल्य मूलक और एक रुचि मूलक, है ना? 3 कैटेगरी में आस्वादन हो रहा है, उसमें चयन हो रहा है, चुनने का क्रियाकलाप हो रहा है कि करना है कि नहीं करना है। उसके ऊपर जो हम देखेंगे तो वैसे फिर 2 क्रिया और हो रही है, तुलन हो रहा है और विश्लेषण हो रहा है। तुलन को हम जब देखने गए तो उसमें 6 दृष्टियां हैं कुल मिला के। ये सारी दृष्टियां हैं, प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ, और भी आगे 3 आएगी। ये सब दृष्टि है। हम दृष्टिपूर्वक तुलन करते हैं। कौन सी दृष्टि से तुलन करते हैं वो हम देख सकते हैं जब हम इंद्रिय सापेक्ष, यानी 5 जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, इसके सापेक्ष जब भी हम लोग कोई तुलना करेंगे तो प्रिय अप्रिय में आएगा। या तो हमको प्रिय है या अप्रिय है। वैसे ही कोई हम शरीर के लिए
शरीर के लिए वो ठीक है या ठीक नहीं है, हित है या अहित है, वो जब हम तुलना करते हैं वो हित अहित दृष्टि हो गई। वैसे ही वो हमारे वस्तु या सेवा जिसको हम कह रहे हैं कि धन सापेक्ष या सुविधा सापेक्ष जब कर रहे हैं, तो वो हम जितना कम देके ज्यादा ले ले तो वो लाभ है, हम ज्यादा देके कम ले ले तो वो हानि है। ये दृष्टि वो हो गई। ये 3 दृष्टि हमने अभी बात की जिसके हम तुलना कर रहे हैं, और उसके लिए फिर जो हम विश्लेषण करते हैं वो कालवादी, यानी कितने समय में होगा, कब करना है, कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और फिर करना है कि नहीं करना है, निर्णय। ये 3 चीज विश्लेषण में हो रही है। ये क्रियाएं यहाँ पे हो रही है, और ये क्रिया जहां हो रही है उस बल को हमने बोला वृत्ति, यानी जहां पे तुलन हो रहा है उस बल को हमने नाम दिया वृत्ति। वैसे ही विश्लेषण जहां हो रहा है उस शक्ति को हमने नाम दिया विचार। तो कुल मिला के हम आशा और विचार 2 शक्ति को अभी पहचाने, मन और वृत्ति 2 बल को पहचाने। मन बल में जो क्रिया हो रही है वो हो रही है आस्वादन के रूप में। आशा जो शक्ति है उसमें जो क्रिया हो रही है वो चयन के रूप में। वैसे ही विचार में जो क्रिया हो रही है, विचार शक्ति में जो क्रिया हो रही है उसको हमने नाम दिया विश्लेषण। वैसे ही वृत्ति जो बल है उसमें जो क्रिया हो रही है उसको हमने नाम दिया तुलन। और वस्तु के रूप में तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन क्या है उसको हमने क्रिया के रूप में देखा। अभी तक हमने जीवन को इतना देखा, अभी जीवन पूरा आगे और बाकी। जब हम पूरा जीवन देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कैसे जीवन में तृप्ति, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो निरंतर है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो स्थिर है। जब स्थिर निर्णय के आधार पर हम चलते हैं तो हमको स्थिरता प्राप्त होगी। अस्थिर जो चीजें हैं उसके आधार पर जब हम चलते हैं तो हमको अस्थिरता प्राप्त होगी, है ना। तो जो निरंतर रहने वाली चीजें हैं उसको हमको समझना है। हमने पहले ही बात की थी, जांचना है, जानने की वस्तु क्या है, जो निरंतर है वो है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ये सारी चीजें जो है वो बदलती रहती है। आगे धीरे धीरे और जीवन में देखेंगे कि क्या कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो निरंतर, जो बनी रहती, उन चीजों को पहचानती है और वो जीवन में स्थिर होती है ना। तो इसमें अगर कोई डाउट हो या इन 4 क्रियाओं में कुछ बात करनी हो तो हम बात कर सकते हैं अभी। इसमें अगर अभी तक कुछ भी डाउट हो या इन क्रियाओं को समझना हो या अपने अंदर देख पाने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो इसको बात कर सकते हैं। कि नहीं हो रहा है, इसको हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, हमारे अंदर देख पाते हैं? भारी हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए मैं वापस हम लोग बोल रहे हैं शब्द को अभी भले आप भूल जाओ पर क्रिया के रूप में उसको पहचानो। क्या हम अपने को उसको कनेक्ट कर पा रहे? शब्द तो आपको कुछ तो कुछ देना ही होगा, है ना। क्रिया के रूप में पहचानना आवश्यक है। हाँ, वो तो 11th में जैसे आप आए हो तो शब्द याद रह जाते हैं, नहीं रह जाते, धीरे धीरे हो ही जाता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है, शब्द याद रखना तो उसमें हो जाता है। वस्तु के रूप में हम लोग रिलेट कर पा रहे कि नहीं पा रहे? हमारे अंदर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हम ऐसे निर्णय कर रहे हैं? शब्द को अभी एक सेकंड के लिए शब्द को साइड में रखिए। ये क्रियाएं अपने अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है? इतना विश्लेषण नहीं किया, यानी इतना ध्यान कभी नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया ना। ये हमारे अंदर पहले से चल ही रही है। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया तो आपके अंदर शुरू हो गया विश्लेषण। विश्लेषण तो चल ही रहा था, तुलन तो चल ही रहा था, उसको मैंने नाम दे दिया, है ना, उसको पहचान लिया। अब उसको इस अर्थ में पहचानेंगे कि अस्तित्व में जैसा तुलन हो रहा है, जैसा विश्लेषण हो रहा है, उस अर्थ में हम पहचानेंगे। अभी भी सारे मानव में ये सारी चीजें हो रही है। इसीलिए जब सुबह बात की कि हम समझ सकते हैं कि एक मानव जो है सभी मानव, तो अभी ये क्या लगा, सब में होता होगा, ऐसा यही होता होगा। सब में होता है, लेकिन कोई प्रिय अप्रिय के बेसिस पे डिसीजन लेगा, कोई वही सूत्र आएगा फिर। मानव सही में एक, गलती में अनेक। तो अभी जो भी जीना हो रहा है इसके आधार पे हो रहा है। कल और एक क्रिया खोलेंगे, फिर उसको हम देखेंगे, उसके आधार पे ही हमारा जीना हो रहा है अभी। इसलिए तृप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील चीजों के आधार पे हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं। अस्थायी चीजों से स्थायी चीज पाना चाहते हैं, कैसे होगा? स्थायी चीज से स्थायी चीज पाएंगे ना। जो अस्थिर है उससे स्थायी तो कैसे होगा?
जो स्टेडी है वहां से निरंतर चीजों को हमको प्राप्त होगी ना। हम इससे वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां से होगा? तो पहले ये तो पता चले कि ये सारी अस्थिर है, परिवर्तनशील है। ये हमको समझ में आ जाए कि ये दृष्टियां जो है वो बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। बचपन में हमको जो प्रिय था आज नहीं है। बहुत बच्चों को बचपन में बहुत मीठा खाना अच्छा लगता है, बड़े होते तो बंद हो जाता है, वो नहीं अच्छा लगता। मैं बताया सुबह कुछ अच्छी चीज लगती है। सुबह जो है जैसे गर्मी में ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है, विंटर में लगता है, सर्दियों में लगता है। सर्दियों में धूप में बैठना अच्छा लगता है, गर्मियों में लगता है। एक ही आदमी का बहुत सारा बदलता है, दिन में बदल जाता है सुबह से शाम तक, और हम उससे सुखी होना चाहते हैं। तो मुद्दा यह है कि हमारे सुखी होने के लिए, निरंतर सुखी होने के लिए निरंतर चीजों की आवश्यकता है। क्षणिक सुखी होने के लिए क्षणिक सुख की आवश्यकता है। इसका जो सुख हमने देखा रुचि मूलक, उसका आस्वादन जो है कितना समय रहेगा हमारे साथ? चाय का आस्वादन कितना समय रहेगा? क्या लगता है? अभी जो चाय पी उसका आस्वादन है क्या? खत्म हो गया? खत्म हो गया। 10 साल पहले किसी की दोस्ती थी और अच्छी दोस्ती थी, उसका आस्वादन है कि नहीं अभी? तो रुचि मूलक जो है उससे मूल्य मूलक है, वो दीर्घ है। और यदि लक्ष्य मूलक आस्वादन हो जाता है तो वो निरंतर रहता है। लक्ष्य मूलक आस्वादन मतलब ये आस्वादन अगर होगी, ये चीज अगर हो गई तो हमेशा के लिए बनी रहेगी, वो कभी जाएगी नहीं। ये बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारा प्रयास कहां पे है? हम अभी भी प्रयास रुचि मूलक के लिए कर रहे हैं, मूल्य मूलक के लिए कर रहे हैं, या लक्ष्य मूलक के लिए कर रहे हैं? या कितना समय हम रुचि मूलक के लिए लगा रहे हैं, कितना मूल्य के लिए लगा रहे हैं, कितना लक्ष्य के लिए लगा रहे हैं, ये जांचने का मुद्दा। हाँ, दूसरा कोई लक्ष्य है, मतलब जिसको हम यहाँ पे लक्ष्य मूलक बोल रहे हैं, मतलब जागृति। यानी इन चारों को मिला के अगर एक शब्द में दूं, मानव लक्ष्य को चार जो भाग किए उसको एक शब्द में अगर कहना है तो जागृति, ये लक्ष्य है। ये सभी मानव का लक्ष्य है। सभी मानव जागृत होना चाहते हैं। अभी क्या है? भ्रमित। एक शब्द अगर मैं दूं तो भ्रमित, उसके लिए, है ना। कल जब चौथी या पांचवी क्रिया करेंगे तो पूरा समझ में आएगा कि भ्रमित मानव किसको कह रहे हैं। अभी हम जो भ्रम है, भ्रम के जो प्रकार है, आज उसको थोड़ा लिख देते हैं, मैं ऐसा सोचने के लिए। अच्छा। हाँ, आप लिख दीजिए। मैं ऐसा सोच रही थी कि इच्छा को सिर्फ लग के, हाँ, इच्छा वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। कल फिर वापिस उस पर बात कर देंगे। हाँ, सिर्फ ये सोचने के लिए अच्छा वो है कि अभी ये सभी का जो आधार है अभी हमारे जीने में और जो हम देख पाते हैं, उसको कहेंगे चित्रण क्रिया। तो ये हो गया। इसकी बाकी जो दृष्टियां है वो कल करेंगे। तो बेसिकली चित्रण अर्थात चित्र रचना, मतलब चित्र ग्रहण करना और चित्र रचना करना, है ना। चित्र ग्रहण या चित्र रचना। जैसे वो उदाहरण हो रहा था ना कि घर बनाना है, तो हमारा चित्रण बना ही रहता है। हम कहीं पे जाते हैं, हमको एक आध घर अच्छा लग जाता है, वो चित्रण में बैठ जाता है कि ऐसा ऐसा घर है, ऐसा होना है। ये जो है, एक तो हुआ चित्र ग्रहण, घर देखा और चित्र ग्रहण हुआ। और फिर हमको जब बनाना है, हम रचना की कि भाई तो घर बनाना है। अगर मैंने अभी बोला कि आप लोग अपना घर बना दो, तो सब लोगों का चित्र बन जाता है। घर तो बाद में बनता है ना, चित्र तो पहले ही बन जाता है। तो ये हुआ चित्रण। और ये चित्रण जो क्रिया है, इसी को कहा इच्छा, है ना। इसी को कहा इच्छा। तो अभी हम कहते हैं ना, मेरी इच्छा है मैं डॉक्टर बन जाऊं, है ना। तो इस इच्छा के आधार पे फिर हमारा तुलन है, विश्लेषण है, आस्वादन है, चयन है, सब उसी से ड्राइव हो रहा है ना। जैसे किसी ने कहा कि मुझे अच्छे परसेंटेज मिल जाए, तो उससे ड्राइव हो रहा है। हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, उससे फिर ड्राइव हो रहा है। सारी हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए हम सारी जीवन की शक्ति और बल को लगा रहे हैं। उतना ही काम है। हमें जो कोई एक इच्छा हुई, हमने उस इच्छा को पहचाना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमने सारी शक्ति लगा दी, है ना। जो इच्छा हमें हुई उसको पूरा करने के लिए हमने विचार लगाया, जो जीवन शक्ति है। उसको पूरा करने के लिए हमने आशा लगाया, जो जीवन शक्ति है ना। तो हमारी सारी जीवन शक्तियों का प्रयोग हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। अब वो इच्छा सही होगी
तो सही जगह प्रयास करेंगे, वो इच्छाएं अगर वैसी ही होगी तो वहां जाएंगे। इच्छाओं को समझना, ये इच्छाएं कहां से बनती है ना। हमने ये तो देख लिया कि जो भी इच्छा बनती है उसको पूरा करने का आधार जो है वो इतने में हो जाता है। हमने एक इच्छा की कि हमको घर बनाना है, हमने एक इच्छा की कि हमको डॉक्टर बनना है, हमने एक इच्छा की कि हमको कहीं घूमने जाना है। उसके लिए फिर हमने तुलन किया, विश्लेषण किया, आस्वादन किया, चयन किया, फिर आस्वादन कर लिया, हो गया पूरा। फिर दूसरी एक इच्छा बनी, फिर तीसरी इच्छा बनी। ये इच्छा खत्म होती है कि बनती रहती है? अभी भी बन रही है ना। इच्छाएं बनती रहती है। कैसे बनती है, उसका आधार क्या है, कहां से बनती है? कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ नहीं होती है। क्या है ये सब जीवन में जो हो रहा है ना। ये सबके अंदर होता है, हमारे अंदर होता है, आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कल भी होगा ही। यदि मैं उसको समझ लेता हूं, यदि मैं सही इच्छाएं, सही चित्रण को पहचान लेता हूं, सही के अर्थ में मेरी इच्छाएं हो जाए, निरंतर जो मुझे लक्ष्य को पाना है उस अर्थ में अगर मेरी इच्छाएं हो जाती है, तो मेरे सारे प्रयास इसी के अर्थ में होंगी और फिर मैं उसको पा सकता हूं। अस्तित्व में सारी सही इच्छाएं पूरा होने का प्रावधान है। यदि मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, तो उसका प्रावधान है। कैसे है? शिक्षा पूर्वक, समझ पूर्वक। यदि हमको सही समझ में आता है तो हमारा सही जीना होता ही है। वो एक तरह से उसका फ्रूट है ना। देर कहां तक है? जब तक हमको सही समझ में आना और सही स्वीकार होना कि मुझे ऐसा ही जीना। तो जो सही समझना है, यदि समझने की इच्छा बनती है, यदि मेरे में ये यहां पे ये इच्छा बनता है कि मुझे ये समझना है, पहली इच्छा ये बनी, तब मेरा समय इसमें समझने में लगेगा। जैसे ही समझते हैं हमको लगता है ये समझना ज्यादा ठीक है, ऐसा जीना ज्यादा ठीक है। कैसे हम तोलन करते हैं इसमें आगे और दृष्टि आएगी तब हम बात करेंगे। ये इन तीनों दृष्टि से बाकी आगे की जो तीन दृष्टि है, वो तीन दृष्टि पूर्वक जीना मुझे तृप्तिदायक लगता है। ये अगर होता है तो फिर हम ऐसे ये जो पांचों क्रिया हैं और बाकी क्रियाओं से संलग्न होकर फिर चलती है, निरंतर क्रियाओं से। तो ये पूरी जीवन की यात्रा है। तो मुझे लगता है आज इतना ही रख देते हैं, आगे जीवन को कल और क्रियाओं को करके जीवन क्रिया को चित्र रचना एक बार बताना क्या हो? चित्र रचना उस अर्थ में है कि जैसे हमने बहुत सारे चित्र ग्रहण किए। जैसे हम कोई कहानी लिखते हैं, कोई भी राइटर होता है, कोई चित्रकार चित्र बनाता है, तो जो चित्र बनाता है, कोई क्रिएटिविटी जिसको हम कह रहे हैं, वो कैसे बनाता है? अल्टीमेटली जोड़ घटा के कुछ बनाता है। उसने जो भी अभी तक बचपन से देखा है कहीं पे, जैसे हमारे सपने बनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सपनों में क्या होता है? दिन भर हम लोग जो भी सोचे हैं, या पूर्व में भी हमारे पास में जो भी है ना, मैंने कहीं का घर देखा है, कहीं का कोई आदमी है, कोई एक व्यक्ति से कोई और संवाद हो रहा है, वो सारा मिला के एक सपना बनता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम सोचते हैं ये व्यक्ति वहां कैसे पहुंच गया। जैसे हम कहीं मनाली घूम के आए और हमने देखा मनाली में हम कुछ किसी दोस्त के साथ है, जबकि वो कहीं गया ही नहीं कभी। दो तीन चित्रों को हमने जोड़ दिया। इसी को हम कह रहे हैं चित्र रचना। जितने भी चित्र ग्रहण हो रहे हैं हमारे अंदर, उसको हम किसी तरह जोड़ रहे हैं। जैसे चित्र ग्रहण के रूप में, मकान के रूप में हमने घर के रूप में देखा। मतलब कोई एग्जाम्पल, चित्र ग्रहण का मतलब कोई एग्जाम्पल मैंने देख लिया कि ये इंसान सही जी रहा है, ऐसा मुझे करना है। बिल्कुल। तो चित्र रचना उसको मैं कैसे रिलेट करूं? मतलब ठीक बात है। जो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई इंसान ऐसे जी रहा है ना, तो चित्र ग्रहण हुआ मतलब उसमें ये हुआ कि ये इंसान कैसे जी रहा है, ये मूल्यपूर्वक जी रहा है, सुखपूर्वक जी रहा है, वो चित्र ग्रहण हमारे अंदर हुआ। अब हमारे अंदर चित्र रचना यानी इच्छा ऐसी हुई कि हमको भी ऐसे जीना है। मैं कैसे जी पाऊं, मैं कैसे निरंतर सुखपूर्वक जी पाऊं, ये चित्र रचना हुई। उसके अर्थ में कोई योजना बनी। क्या योजना बनी? कोई भी योजना बन सकती है भी, वो कौन सा भाग है जो हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा जीना है। तो जैसे व्यवहार वाला भाग हो सकता है कि मुझे ऐसे व्यवहार करना है, उस व्यवहार के अर्थ में कुछ चित्र रचनाएं होगी हमारी। कैसी चित्र मैं कैसे व्यवहार करूं, है ना, वो सारी चित्र रचनाओं का विस्तार है जो हमारे अंदर होता है। जैसे व्यवहार का ये हो गया, किसी इंसान का जो आपने बात की। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैंने मकान का बोला, हम कहीं जाके किसी की बालकनी देखे ठीक लगता है, किसी का हमने छत देखा ठीक लगता है। जब हम घर बनाते सब जोड़ के बनाते कि नहीं पता, वो रचना, वो वाला छत लेना है, वो वाला बालकनी लेना है, वो वाला फ्लोरिंग लेना है, ठीक है। और फिर हमने चित्र बनाया, हमने बोला देखो हमने हमारा बनाया। हाँ। हमारा कैसे बनाया? कहीं से जोड़ तोड़ के ही बनाया। तो हर इंसान का जो चित्र निर्माण हो रहा है, चित्र रचना हो रही है, वो इसी के आधार पे हो रही है। जितने चित्र ग्रहण किए हैं अभी तक,
उसी में से हम जोड़ तोड़ के बना रहे हैं। सारी क्रिएटिविटी यहां पे ही है। जो भी क्रिएटिव लोग हैं ना वो इतना ही करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है क्रिएटिविटी। ठीक है, उसको और देखेंगे कल, ये वाला चित्र ग्रहण की इच्छा और चित्रण को और फैलाएंगे कितने रूप से होता है। बढ़िया, ठीक है। एक दो चीजें, दो तीन चीजें। हाँ भैया, इसमें एक चीज ये समझनी है, जैसे जितना भी जो कुछ भी चल रहा है, मशीनें सबकी चल रही है, चालू ही है, पिसाई चल रही है, पर क्या माल डाल रहे हैं, क्या निकल रहा है, अपने को कुछ पता ही नहीं है। मतलब ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है नॉर्मली किसी को पता नहीं है। जिसको समझ में आ गया वो जागृत, तो समझ नहीं आया वो भ्रमित। ऐसा इतना भी सटीक नहीं कि जो समझ में आ गया। हम जो बात कर रहे हैं समझदार मानव की, उसको हम कह रहे हैं कि जैसे हमने सुबह में बात की थी इसको, कि हम समझदार मानव किसको कह रहे हैं? जिसने लक्ष्य को पहचान लिया है, जिसने लक्ष्य को पहचान लिया है, समझ लिया है, वैसा जी पा रहा है, उसको हम समझदार मानव कह रहे हैं। अभी हम कहां पे खड़े हैं? अभी हम यहां पे खड़े हैं कि हमको अभी समझ नहीं है, हमको समझना है। ये दो भाग हो गए। मतलब मैं समझा आपकी बात, लेकिन अपने अंदर का सिस्टम काम कैसे कर रहा है, चरित्र वृत्तियां कैसे बन रही है, ये चल तो सबके लिए रहा है, सबके ही अंदर चल रहा है, लेकिन जो उसको सही से समझ करके अपने जीवन में अपने अनुसार प्रयोग में ले पाए वो। हम मतलब उस पर और बात करेंगे। अपने अनुसार मतलब क्या है? अपने अनुसार मतलब जैसे सही सही जैसा होना चाहिए, मतलब सही सही जैसा होना चाहिए, उसको फिर उसको समझदार हो गया ना। हाँ, इसको हम बोले सही सही होना चाहिए, मतलब उसने इतना इसको पहचान लिया, सही सही इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब वो कंट्रोल में कर रहा है, तो चीजें अपने आप नहीं हो रही। ये कंट्रोल में कर रहा है, कंट्रोल में हो रहा है, कैसे कंट्रोल में होगा उसके लिए फिर आगे बात करेंगे, है ना, कैसे वो होगा। अभी तो इतना ही समझ लिए कि इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उतना हमको समझना है। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं, नमस्ते। कल सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं को थोड़ा थोड़ा सोच के आइए। हाँ, कैसे कैसे इच्छाएं हैं, हम कैसे उसको सोचे, कैसे पूरा करना है ना? ठीक है।